फिलहाल में हमने आपके साथ में यानी आपकी कंपनी ट्रैक द हिमालयस के साथ में जो हाइक किया था, दैट वाज अमेजिंग। वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो अच्छा हिमालय है वो हमारे पास है। तो भारतीय कंपनियां आके उत्तराखंड में करती थी और होता यही था, आप गाँव में जाओगे, लड़कों को कुछ दिन के लिए उठाओगे, उनसे काम करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, तो वो फिर बाकी का साल उनका खाली है, तो वो कैरियर ऑप्शन मिलते नहीं थे। उसी रात को उन्होंने फ़ोन किया एंड देन डिसाइडेड द नेम ओवर द कॉल कि ये कंपनी का नाम होगा। और कई लोग आए थे और 6 लोगों के हिसाब से आप सारा सामान खरीद नहीं सकते, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी है। हम हेल्पर नहीं लेके गए, हमने कहा तू खाना बनाएगा, हम दिन में लीड करेंगे, रात को सोने से पहले सारे बर्तन धोएंगे, ताकि हेल्पर की कॉस्ट कटिंग हो जाए और वो पैसा हम उठा के इक्विपमेंट खरीद सके। भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स की क्या हालत है? एयर स्पोर्ट्स में वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कंपेयर टू लैंड स्पोर्ट्स, क्योंकि लैंड स्पोर्ट्स में ट्रैकिंग आती है, रॉक क्लाइंबिंग आती है, साइकिलिंग है, माउंटेन बाइकिंग है। नेपाल में चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, शायद इंडिया में उतना फॉरेन टूरिस्ट नहीं आता है, उससे डबल या ट्रिपल या हो सकता है, और आप लोगों को डेटा ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वहाँ पर जाते हैं नेपाल में। उनका इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो माउंटेन्स है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के 8000 मीटर्स की पीक है और उनका टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। जय हिंद राकेश जी, जय हिंद संदीप जी, एंड वेलकम टू आवर चैनल। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में हमने आपके साथ में यानी आपकी कंपनी ट्रैक द हिमालयस के साथ में जो हाइक किया था, दैट वाज अमेजिंग। आप ही के साथ किया था? आपके साथ ऑफ कोर्स। एंड उसमें हमने रियलाइज़ किया कि आप लोग कितने अमेजिंग सा एक्चुअली काम कर रहे हैं इन द हिमालय, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट इट्स रियली सो नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो प्लीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और वी आर ऑल्सो एक्साइटेड, बहुत खुशी है हमें और आप लोगों के साथ ट्रैक करके भी, और अब हम आप लोगों के सामने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। इनफैक्ट हमारे चैनल पे ना, हम हर जहाँ पे भी जाते हैं और चैनल के थ्रू हम सभी को ये कन्वे करते हैं कि आउटडोर करिए, आप कुछ भी आउटडोर करिए, आप गेम खेलिए, ट्रैकिंग करिए, माउंटेनिंग करिए, सेलिंग करिए, पैराग्लाइडिंग करिए, जंप्स करिए, बट गो आउटडोर्स। बिकॉज जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तभी आप अपने आप को भी ज़्यादा अच्छा समझ पाते हो। और नाउ कमिंग टू इंडिया, भारत एक ऐसी जगह है ना कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ है यहाँ पर। आप नॉर्थ में चले जाइए तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो अच्छा हिमालय है वो हमारे पास है। 20 या 30 से ज़्यादा 7000 मीटर से ऊपर की पीक्स हैं हमारे पास में, ठीक है। अच्छा खासा सी लाइन है, कोस्ट लाइन है, तो आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, लैंड स्पोर्ट्स कर सकते हो, लैंड एडवेंचर कर सकते हो, एयर स्पोर्ट्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो जब आपके साथ हमने ट्रैकिंग करी और आपकी जब हमें कहानियाँ पता लगी तो हमने कहा कि एक पॉडकास्ट करते हैं आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जी ज़रूर, स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट आप लोग सारे एंटरप्रेन्योर्स के जैसे, मतलब आसान नहीं होता, आप लोगों ने भी स्क्रैच से शुरू किया है, कुछ भी नहीं था एंड वहाँ से शुरू किया था, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कैसे इकट्ठा हुए और क्या क्या स्ट्रगल किए? देखिए, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है। मेरी और संदीप की बहुत डिफरेंट स्टोरी है। हम दोनों की एक हॉबी, हमारा एक बिज़नेस, एक प्रोफेशन बना और एक बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत सिंपल पहाड़ की फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे
और बस सिंपल, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जैसे जनरली एक पहाड़ में होता है कि बच्चा फ़ौज में जाए या एक सरकारी जॉब करे, उनको नहीं पता था कि मैं ऐसे ही कुछ पहाड़ों में चल के जंगल घूमूंगा। इनिशियली स्टेज में यही होता था कि मेरे फादर यही लोगों को बोलते थे कि मेरा बेटा जंगल घूमता है, मतलब नेवर नोस कि मैं पहाड़ों में पहाड़ पे तो है ही, है ना, और जंगल घूम रहा है। तो क्योंकि हमारे घर से हिमालय बहुत आसानी से दिखता था, तो मुझे भी शौक था बचपन में, तो मेरी एनसीसी थी तो मैंने उसके थ्रू ही काफ़ी ट्रैक्स किए। फिर मेरा था कि मैं आर्मी में चले जाऊँ, क्योंकि जनरली होता था कि कोर्स कर लो उसके बाद आर्मी में चले जाओ, बट मेरे नी ज्वाइन करते थे तो मेडिकली मैं नहीं जा पाया। तो फिर मेरे पापा से कहते थे कि यार तू वहाँ पहाड़ में जाता है, वो तो रोज़ घास काटने वाले भी जाते हैं, तो वहाँ क्या कर लेगा तो ऐसा। तो अब मैं घर से कहीं भी चले जाऊँ तो यही कहते थे लोगों से कि बेटा क्या कर रहा है, नहीं मेरा बेटा जंगल घूम रहा है। तो फिर मैंने कोर्सेज़ किए और फिर बेसिक NIM से, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। तो उत्तराखंड में से बिलोंग करता था, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से मैंने बेसिक कोर्स किया। फिर वहीं से एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है, फिर एक टीचिंग कोर्स होता है जिसे कहते हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो सारे कोर्स करने के बाद फिर मेरी एज ए टेम्परेरी इंस्ट्रक्टर मैं वहाँ बन गया था। तो मैंने वहाँ पर फिर कुछ दिन माउंटेनियरिंग वगैरह भी सिखाई बच्चों को, और साथ साथ में एक्सपीडिशन भी कर रहा था। उसी दौरान मेरी संदीप से फिर एक क्या होता है कि जब आप अच्छे माउंटेनियरिंग करने लग जाओ तो आपको फिर एक बॉडी हमारे वहाँ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो स्पॉन्सर्ड करती है आपको, आप वहाँ अप्लाई करते हो तो अच्छे माउंटेनियर्स को बुला के वो अपने स्पॉन्सर एक्सपीडिशन में लेके जाती है। तो सियाचिन में एक्सपीडिशन जा रहा था, माउंट प्लेटू, तो उसके लीडर थे विंग कमांडर NK ढैया, तो उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसी दौरान उस सेम एक्सपीडिशन में संदीप का भी सिलेक्शन हुआ था, तो हम दोनों फिर तो संदीप भी आपके स्टूडेंट थे? ये संदीप बताएगा। थोड़ा सा रुक के संदीप जी का सुन लेते हैं यहाँ तक। जब ये पहाड़ों में जाता था तो तपस्या की थी कि मेरे को कोई अच्छा सा साथी मिले, अकेले कुछ हो नहीं पाएगा। देख लेना, मैं भी सुनेंगी इस पॉडकास्ट को, ठीक है। मेरा बेसिकली फादर वाज इन आर्मी, तो लास्ट पोस्टिंग उनकी आर्मी में ही थी, और सॉरी दिल्ली में थी। तो वहीं से जो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन राकेश बता रहा है, मैं वहीं पर ही रॉक क्लाइंबिंग करता था। तो वहीं से मैंने NSG कमांडोज को भी रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी थी। सर जानते हैं उनका कैंपस। तो उस इनफैक्ट मेरे ही कैंपस में 52 SG में इन्होंने आकर के पहले, उस समय मैं नहीं था कुछ। तो जैसे राकेश बता रहा है कि ऐसे डायलॉग्स ना जो बेसिकली जो इंडस्ट्री वेल डिफाइंड नहीं होती है ना, और आप उसमें कुछ कर रहे हो तो उसमें ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है। जैसे हम तो ग्रेजुएशन पे कर रहे हैं और हमारा कैरियर डिफाइंड ही नहीं है करना क्या है। तो जैसे घर में बोला कि साइकिल चाहिए, वो रोड बाइक, तो अगर ये साइकिल में तो खुद कैरियर नहीं है, तुम क्या कैरियर बनाओगे? तो ऐसे डायलॉग्स बहुत पढ़ते थे। तो फिर हम मिले IMF के एक एक्सपीडिशन में, वहाँ से हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई, बिकॉज थोड़ा सा हमको जो वर्क रोल था हमारा वो भी सिमिलर था। मतलब मैं पूरा का पूरा एक्सपीडिशन का राशन मैनेज कर रहा था, राकेश इक्विपमेंट मैनेज कर रहा था, तो हम दोनों को बहुत बातें करनी पड़ती थी। तो उस वजह से हमारी दोस्ती अच्छी हुई। फिर पूरा ट्रैवल साथ में किया, हम टेंट बडी थे, क्लाइंब करते समय क्लाइंब बडी थे। तो वो 1-1.5 महीना जो हम साथ में रहे, उससे हमारी बॉन्डिंग फिर बहुत अच्छी बन गई। तो दिस इज हाउ फिर ये अलग, फिर हम दोनों अलग अलग जॉब, फिर वापस आए। मैं अलग जगह जॉब कर रहा था, ये अलग जगह जॉब कर रहा था। तो साथ साथ में हम दोनों, मैं बैंगलोर चले किस गए। इंडस्ट्री में जॉब? इसी ट्रैकिंग इंडस्ट्री में मैं एज ए ट्रैक लीडर काम कर रहा था। संदीप भी कहीं पे एज ए ट्रैक लीडर ही काम कर रहा था। तो फिर हम दोनों ने एक कंपनी ज्वाइन करी, उसमें ये दिल्ली में काम कर रहा था, मैं बैंगलोर में काम कर रहा था। मुझे ऑफिस का काम दिया गया था कुछ टाइम पे, रिपोर्ट बनाना, कैसे ट्रैक कराना है, तो वो काम मिल रहा था। तो जब आप पीस में होते हो, जैसे आप लोग क्या भी होते हैं, जब आप पीस जोन में होते हो तो थोड़ा सा फिर हम माइंड पीस में नहीं रहता। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस कंपनी में काम कम था, तो हम दोनों को उस कंपनी से हटा दिया कि अभी ये काम कम है, अभी आप लोग कुछ टाइम रेस्ट करो, जब सीज़न दोबारा शुरू होगा हम आपको समर सीज़न में फिर बुलाएंगे। तो ये हमारे साथ था कि क्योंकि उस टाइम, और अभी आप अगर एडवेंचर इंडस्ट्री देखें आज से 12 या 15 साल पहले देखें तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो था। तो उस टाइम सीजन बेसिस होता था सीजन, तो केवल समर में ही ट्रैकिंग पे जाएंगे लोग। विंटर ट्रैकिंग इतनी पॉपुलर थी नहीं, या लोग जाते नहीं थे। विंटर मतलब केवल स्नो स्कीइंग होती थी हमारी इंडस्ट्री में। तो फिर मुझे जब निकाल दिया तो संदीप और मेरे मन में आइडिया आया कि मैं बैंगलोर में था, दिल्ली में था। मैंने कहा संदीप बहुत हो गया काम। कैसे वो हमें पता है कैसे आइडिया आया और किस तरह से बात हुई? वो कि मैं एक जगह बैठ के अपने कैफे में बैठ के मैं ड्रिंक कर रहा था बैंगलोर बैठ के, और संदीप भी समाओ अपने दुखों को पी रहा था। तो संदीप भी दिल्ली में था। तो हम दोनों ना, ये अलग रेस्टोरेंट में था, मैं अलग में था।
तो हम फ़ोन में बात कर रहे थे, तो बात करते करते ऐसा हुआ कि यार अब अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाद में जब हम आगे आएंगे तो वो कवर अप करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें टच हुई हमें। तो हमारा ये था कि पहाड़ों में ना जनरली जितनी भी बाहर से पहले जितना भी एडवेंचर होता था वो बाहर की कंपनियां आके उत्तराखंड में करती थी, और होता यही था, आप गांव में जाओगे, लड़कों को कुछ दिन के लिए उठाओगे, उनसे काम करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, तो वो फिर बाकी का साल उनका खाली है, तो वो कैरियर ऑप्शंस मिलते नहीं थे। तब हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं, अब एक कंपनी खोलेंगे, पहाड़ों से ही लड़के उठाएंगे, उन्हीं को ट्रैक लीडर बनाएंगे, उन्हीं को पूरा सिस्टम समझाएंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट है सारी की सारी हम पहाड़ों को सेंटर करके करेंगे। तो वहाँ से हमारा आया कि मतलब थ्रू आउट द ईयर आप इंश्योर करेंगे कि बच्चों को या यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जो एक बार यहाँ पे एज ए कैरियर सोच के आएगा तो वो राउंड द ईयर इसमें रहेगा। तो वो उस हिसाब से हमने कंपनी, जैसे ही इतने थॉट आए फिर तो जो भी पी रहे थे वो सब वहीं उतर गए। नहीं, फिर चैलेंजेस ये नहीं था कि कंपनी खोलना, क्योंकि एज ए कंपनी इस्टेब्लिश करना यू नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें आपको पैसे भी चाहिए, लोग भी चाहिए। और क्योंकि मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं था, संदीप का मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हमारे पास क्लाइंटेस थी, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को करा चुके थे ट्रैक और काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। तो हमारे कुछ एक फ्रेंड था, उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, हमने उसको फ़ोन किया रातों रात कि यार एक कंपनी इस्टेब्लिश कर लिए। उसी रात को उन्हें फ़ोन किया एंड देन डिसाइडेड द नेम ओवर द कॉल कि ये कंपनी का नाम होगा, और ट्रैक द हिमालयाज़ हम कंपनी का नाम रख रहे हैं। दोनों का आइडिया आया, दोनों ने सामने एक साथ बोला ट्रैक द हिमालयाज़ रखते हैं नाम सर्च। और ऐसा नहीं था कि हमने बहुत सारे नाम सर्च करे, आई डोंट नो कैसे हुआ, पहला ही थॉट आया ट्रैक द हिमालयाज़ रखते हैं। हमने trackthehimalayas.com टाइप किया तो उसमें कोई वेबसाइट नहीं थी, हम खुश हो गए, उसको बोल दिया कि भाई .com में कुछ नहीं है, बना। वो कह रहा है ऐसे नहीं होता भाई, पहले आगे डोमेन देखना पड़ता है, किसी ने ब्लॉक कर रखा होगा, कुछ कर रखा होगा। फिर हमने उसको कहा कि तू सारा काम कर, हमें सुबह तक कैसे भी वेबसाइट बना के दे, और हमारा काम चल गया तो तेरे को पैसे दे देंगे। नहीं चला तो तो याद हमारे साथ। और जब उसने फिर ये डोमेन हिमालय खरीदा, और इसके आगे स्टोरी बताएंगे, जिसकी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, नाउ ही वर्क्स फॉर ट्रैक द हिमालयाज़, नाउ वो हमारा ही TTH का पार्ट है। तो वो आई थिंक मिले थे पूरी कंपनी हमने अपने तो वो पूरा जो भी डिजिटल टीम है उनको पूरा हेड वही करते हैं। तो फ्रॉम day 1 till this date he is heading ही इज IT हेड ऑफ ट्रैक द हिमालय। तो फिर हम दोनों ने, तो हमारा पहला पैसे कहाँ से लाए? तो अब पैसे कहाँ से, सबसे बड़ा ये था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, तो उस टाइम आई वॉज 23 ईयर ओल्ड, मैं 23 साल का था, संदीप भी थे, हम दोनों सेम डेट ऑफ बर्थ थे, तो 23 साल के हम दोनों थे। तो मैंने सबसे पहले अपने घर फ़ोन किया, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई ये एज नहीं है, क्योंकि अभी बिज़नेस करने के लिए थोड़ा पैसा होना चाहिए, थोड़ा जो बड़े लोग होते हैं बिज़नेस करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बैकग्राउंड, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं थे घर से, कि पिताजी केवल सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यही संदीप के साथ था। देन वी स्टार्टेड अ लोन, तो हमने कुछ फ्रेंड से लिया, कुछ कहीं से लिया, पैसे लेते लेते हम लोगों ने एक पहले वेबसाइट के लिए खर्च किया, फिर कुछ पैसा हमने अपने दोस्तों से लिया था, और वो कुछ हमारी पर्सनल सेविंग थी, वो करते करते हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया। लकीली हमें एक बहुत अच्छा स्कूल था, जो कॉलेज जिसका प्रोग्राम पहले किसी और कंपनी के साथ करते थे, उनको ट्रस्ट था हमारे ऊपर, तो उन्होंने बोला कि राकेश वो ये काम तो मार्च का है, हाँ। उससे पहले जनवरी में हमारा एक और ग्रुप आ गया था। अब उसके लिए ना हमारे पास पैसा नहीं, क्योंकि 6 ही लोग आए थे, और 6 लोगों के हिसाब से आप सारा सामान खरीद नहीं सकते, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी है। तो हम हेल्पर नहीं लेके गए। हमने कहा कुक तू खाना बनाएगा, हम दिन में लीड करेंगे, रात को सोने से पहले सारे बर्तन धोएंगे, ताकि हेल्पर की कॉस्ट कटिंग हो जाए और वो पैसा हम उठा के इक्विपमेंट खरीद सके। तो दिस इज हाउ जैन फेब हमने चलाया। मार्च में फिर जाके जो मार्च में एक कॉलेज आया हमारे लिए, वो हमारे लिए एक्चुअली वो हमारा लोन था बेसिकली, क्योंकि उन्होंने जो पिछले किया था, उन्होंने हमें बोला कि हमें ट्रस्ट है आप पे, वो करो। एंड वो मतलब 2010 की बात बता रहा हूँ, उन्होंने हमारे पास 8 लाख का मतलब पहला ऑर्डर हमारे पास आया था। उस टाइम पर 8 लाख का बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा था, यस। उससे हमारे काफ़ी अच्छे डोर ओपन हो गए। फिर हमने कुछ पैसा मार्केटिंग में डाला, SEO में खर्च किया, गूगल मार्केटिंग करी, और धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे स्टार्ट करते रहे। और आज हमारे पास अराउंड 280 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रैक द हिमालयाज़ के लिए काम कर रहे हैं, और अराउंड 400 इनडायरेक्ट लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और गैरेज से भी आप लोग को निकाला गया था? वो भी एक स्टोरी। तो एज आई सेड, पापा आर्मी में थे, तो आर्मी का ही क्वार्टर था,
तो पीछे एक छोटा सा गैरेज था जिसमें पापा की कार थी, तो हमने पापा की कार वहाँ से हटाई, वहाँ पे अपना छोटा सा ऑफिस बनाया, वहाँ से ऑपरेट करते थे। तो कुछ दिन में किसी ने कंप्लेंट कर दी कि यहाँ से कमर्शियल काम चल रहे हैं, वो आर्मी वाले आए, उन्होंने गैरेज तोड़ दिया। और पापा ने फिर वैसे डांट नहीं मारी, बट हाँ, जो 23 साल के लड़के को जो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो वो पीट नहीं सकते बस। तो फिर हम दोनों ने सोचा कि यार अब हम थोड़ा सा बाहर निकल के करते हैं, क्योंकि और बाहर निकलने के लिए कुछ था नहीं, दिल्ली में तो रेट स्काई हाई थे, हम कर ही नहीं सकते थे। फिर हम दोनों ऋषिकेश गए, एक कमरा लिया था हमने, वही एक कमरा हमारा बेडरूम था, वही किचन था, वही ऑफिस था और वही हमारा स्टोर रूम था। तो वो कम से कम हमने 7-8 महीने उसी कमरे के अंदर से सारा काम किया। और दिल्ली छोड़ने का एक रीज़न और था कि हम लोग बाइक में जाते थे, कोई एक दोस्त था, तो जब हमारा ऑफिस टूट गया था तो कुछ दिन उस दोस्त के ऑफिस में हमने कहा कि हम यार तेरे ऑफिस से काम करेंगे। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ, कुछ पैसे आप दे देना यहाँ के 2 चेयर बेसिकली पूल में कर रहे थे। Of course. 2 चेयर के। तो हम बाइक से आते जाते थे, एक दिन बीच रास्ते में बाइक का टायर फट गया। अब हमारे पास ना इतने पैसे नहीं कि नया टायर लगा सके उस पर, तो हमने बाइक खड़ी कर। बाइक किसकी थी? बाइक मेरी थी। तो वो खड़ी हो गई। तो एक साइकिल थी मेरे पास, जैसे जैसे मैंने राकेश को कहा यार अपना साइकिल से जाएंगे ऑफिस। तो राकेश ने मेरे पास साइकिल ही नहीं थी, तो फिर आप लवराज सर को सब लोग जानते हाँ, हैं कि लवराज सर, वो उनका तो- पॉडकास्ट कर रखा है। अच्छा। हाँ, Yeah. बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे वो। अच्छा। तो वो भी हमारे बहुत अच्छे थे और वो इसलिए मेंटोर थे। तो अभी हम कुछ भी होता था लवराज सर या रीना मैम से बात करते। तो रीना मैम को हमने कॉल किया, क्योंकि मैम उन दिनों रिसेंटली एक वुमेन साइकिल एक्सपीडिशन करके वापस आई थी। तो उनके साइकिल उनके पास थी। तो रीना मैम को कॉल किया कि मैम साइकिल चाहिए, कुछ दिन के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये नहीं बोला कि ऑफिस जाने के लिए चाहिए कि मैम हमें को कैसे बोलते हैं, मैम ने कहा तुम्हें क्यों चाहिए, हमने कहा मैम हमने ना कश्मीर टू कन्याकुमारी हमें भी एक्सपीडिशन करना है, वो अब इनका ड्यू है। रीना को बताऊंगा कि अभी करार करना है इन दोनों को। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत, क्योंकि वो आप जानते हैं वो बहुत मतलब very nice. Oh, बहुत- yes. इंडस्ट्री। तो उन्होंने बोला उनकी साइकिल ली, फिर उन्हीं की साइकिल से अप डाउन करते थे हम लोग। तो वो एक बार मतलब अगर हम किसी कोई बोलता है एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, तो वो एक हमारी एक बहुत टफ जर्नी रही है। इनफैक्ट सीरियसली ऑडियंस के लिए भी मतलब आई वुड लाइक टू स्टॉप और बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रगल, इसके बिना आप नहीं बन सकते हैं। एंड एक और चीज़ कि जब आपके ऊपर दरवाजे बंद हो गए थे, इनफैक्ट बहुत लोग शायद गिव अप कर देते, जैसे ही जब आप कंपनी की समर के लिए बंद है, कुछ नहीं हो रहा है, और तब आप लोगों ने ये लीप ली और कोशिश की। अमेजिंग। इनफैक्ट जो यूथ बोलते हैं ना कि हमको मौका नहीं मिल रहा है, मुझे ये लगता है कि मौका हमेशा होता है। ये आपको देखना है कि शुरुआत करनी कैसे है। कुछ लोग ये वेट करते रहते हैं कि जब पैसा आएगा तब शुरू करूँगा, जब ये मौका आएगा तब शुरू करूँगा। एंड आज की डेट में तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी हैं, उस समय तो कुछ होता भी नहीं था, स्कीम भी नहीं थी। है ना। तो बट काम कोई छोटा नहीं होता है, शुरुआत करनी चाहिए बस। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, काम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि पिछले जो 10-15 साल हैं या आज की डेट में भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स की क्या हालत है, ये डिस्कस करेंगे। मतलब आपसे मैं सुनना चाहूँगा, बिकॉज जो मेरे व्यूज है मैं फिर बताऊँगा आपको। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है। कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जनरली क्या है कि लैंड स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स एंड वाटर स्पोर्ट्स। लैंड स्पोर्ट्स अब हर स्पोर्ट्स की अपनी एक खासियत होती है। अब इंडिया में क्योंकि एयर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और कंपेयर टू लैंड स्पोर्ट्स, क्योंकि लैंड स्पोर्ट्स में ट्रैकिंग आती है, रॉक क्लाइंबिंग आती है, साइकिलिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, ये अलग अलग चीज़ आती हैं। अगर वाटर स्पोर्ट्स देखा जाए तो स्कूबा डाइविंग है, जिसके लिए बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, क्योंकि वो जनरली या तो सी में होती है या रिवर बॉडीज़ में होती है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका इक्विपमेंट, उसका गियर बहुत एक्सपेंसिव है। एयर स्पोर्ट्स इंडिया में अभी अभी आया, अगर आप देखा जाए पिछले 4-5 सालों में ही बेस जंपिंग, पैराग्लाइडिंग ये स्टार्ट हुई है। उससे पहले जनरली लोग पैराग्लाइडिंग या पैरासीलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। इनफैक्ट पैरामोटर या मैं अगर बात करूँ फ्री फॉल की, तो वो भी शायद इंडिया में है भी नहीं। Yeah. और पहले अगर आप स्पोर्ट्स देखा है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जनरली आर्मी या ये डिफेंस के ही लोग ज़्यादा करते थे, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन रीच में नहीं आती थी, या फिर जो बहुत हाईली रिच लोग होते थे जो यूरोप से करके आते थे, यूएस से करके आते थे, वो इंडिया में आके इस चीज़ को ट्रायल करते थे। अब हम एग्जांपल देते हैं माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग का, जिसके हम लोग एक्सपर्ट हैं।
अब ट्रैकिंग पहले जब स्टार्ट हुई इंडिया में वो क्लब्स के थ्रू होने लगी। पहले हिमालयन क्लब सबसे ओल्डेस्ट क्लब था, या फिर जो उन्होंने ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे उन्होंने अलग अलग रूट्स को एक्सप्लोर किया तो वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हुई थी। फिर हिमालयन क्लब, मुंबई के क्लब, कोलकाता के क्लब, ये सब क्लब्स मिलके जब ट्रैकिंग पे जाते थे, या फिर जो बहुत रिच लोग होते थे वो लोग ट्रैक पे जाते थे। फिर इंडिया में नॉर्मल लोगों ने ट्रैकिंग मतलब ये 2010 से पहले का बात बता रहा हूँ। अब 2010 के बाद ये इंडिया में जब इंटरनेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम आने लगा, रील्स आने लगी, फिर इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोग जाने लगे। जब हम लोग रियल से रील में आने लगे, फिर ये स्पोर्ट्स तो ये अच्छा हो गया एडवेंचर डिस्ट्रिक्ट में। बट जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है उसके साथ उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फिर लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को अलग अलग तरीके से देखने लगा। लोगों को लगा कि एडवेंचर स्पोर्ट इज़ लाइक ए हॉलीडे, बट पहले और अब में भी ना बेसिकली अवेयरनेस का है। पहले उतनी अवेयरनेस भी नहीं हुआ करती थी जिस हिसाब से अब एडवेंचर स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। तो पहले जैसे कि अगर आपको लेट से किसी ट्रैक में जाना है तो आपने जो भी अपना घर में स्वेटर पहनते हैं तो वही ले आए, मफलर बांध लिया। एएमएस का किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब अगर कोई ऊपर जा रहा है तो पहले ना गाइड ऐसे कहते थे यहाँ पे ऐसी घासें होती है जिनको टच करते ही आपको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, बट वो नहीं बताता कि ये एएमएस के सिम्टम्स हैं, कुछ है। तो कुछ भी चल रहा था। तो बट ये है कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बढ़ रहा है। पहले बहुत कम लोग जाते थे। जैसे हमारे टाइम की मैं बताऊँ तो हमको ना घर में या तो झूठ बोलना पड़ता था। जैसे मैंने अपने कोर्स किए थे तो मेरे को ये बताना पड़ा कि मम्मी ये जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इसके साथ ये बेसिक करना जरूरी है, अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा करके हमको करना पड़ा और दूसरों के साथ भी होंगे। बट आजकल अवेयरनेस भी बढ़ी है और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बढ़ा। अब ना पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं कि यार मेरे बच्चे एटलीस्ट जाए, पढ़े। तो डेफिनेटली ग्रोथ तो हो रही है और इन अ पॉजिटिव वे हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी जा रहा है, बट ये है कि हाँ, जैसे राकेश कह रहा था हॉलीडेज, तो अपना जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है इसमें लोग दो पार्ट्स में बढ़ गए। हम दोनों स्पेशली लैंड स्पोर्ट्स को ही लेके बोलेंगे। तो आधे लोग आते हैं एज ए ट्रैकर और आधे लोग आते हैं एज ए टूरिस्ट। तो जो एज ए टूरिस्ट आते हैं ना, तो वहां से एडवेंचर स्पोर्ट्स की नेगेटिव मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माइंडसेट वो होता नहीं है कि मैं क्या देखने आ रहा हूँ। तो क्योंकि सिर्फ पहाड़ देखने होते हैं तो वो तो आप नैनीताल के होटल से भी दरवाजा खोलेंगे तो आपको दिख जाएंगे। बट जब आप एज ए ट्रैकर आ रहे हैं तो तभी आप उन जगह पे जाइए जहाँ पे पैदल जाना है। नहीं तो एज ए टूरिस्ट आप वहाँ जाओगे तो माइंडसेट का गेम है। इनफैक्ट जैसे मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे स्पोर्ट्स अगर हम बात करें तो एक स्पोर्ट्स होता है कि मैं गली में क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्रॉपर क्रिकेट खेलूंगा या प्रॉपर फुटबॉल खेलूंगा या बैडमिंटन खेलूंगा तो मुझे किसी कोच से कोचिंग लेनी पड़ेगी, कुछ बेसिक रूल्स सीखने पड़ेंगे उस चीज़ के, एंड तभी मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा। जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि सेम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी है कि अगर आपको कोई भी ट्रैकिंग करनी है, माउंटेनिंग करनी है, एरो स्पोर्ट्स करना है, तो आपको एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो खुद क्वालिफाइड हो, जिसने खुद वो चीज़ें करी हो, सर्टिफाइड हो, जो आपको बता सके। जो आपने बताया कि एएमएस कहाँ से शुरू होता है, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, बॉडी को कैसे एडजस्ट करना है, अगर आप हाइट गेन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सारे गेम्स का या स्पोर्ट्स का एक रूल होता है, ट्रेनिंग होती है। तो जो आपने बताया कि टूरिस्ट वाला जो माइंडसेट है, वो लोग क्या है कि वो उसको जस्ट रील बनाने के लिए, आजकल की इंस्टाग्राम पे 4 बार रील बनानी है, हर जगह के कॉर्नर के अच्छे फोटोग्राफ लेने हैं, बट शायद वो इग्नोर कर देते हैं कुछ चीज़ों को, जिसकी वजह से हम वो भी देखते हैं कि कोई किसी की स्लिंग टूट गई, किसी की रोप टूट गई, किसी का चक्कर आके गिर गए, तो जो एक्सीडेंट होते हैं। तो शायद उस अवेयरनेस की और ज़रूरत है। हमको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए जो गाइड कर सकें, लोगों को बता सकें, एंड लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए। वो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे पास हिमालयाज़ बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से लेके पूरा जम्मू कश्मीर तक का पूरा बहुत लंबा हिमालयाज़ है, और हमारे पास मोर देन 1000 ट्रेल्स हैं जिसमें अलग अलग लोग ट्रैक कर सकते हैं। अलग आपने शुरू में ही बोला 7000 मीटर की भी इतनी अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं। बट होता क्या है कि हम लोग बार बार कंपेयर करते हैं कि दूसरी कंट्री के पास ये है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास क्या है, एक राइट डायरेक्शन नहीं है। हम एडवेंचर स्पोर्ट्स को अभी भी गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। अगर ये सही ढंग से ग्रो किया तो हमारे पास बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और अगर कोई नेक्स्ट यूथ भी इसको ज्वाइन करेगा
तो इट्स ए लॉन्ग लाइन टू फ्यूचर। और अभी तो हमने मार्केट अच्छे से टैप भी नहीं किया। अगर आप फॉरेन क्लाइंट छोड़िए, आप अगर इंडियन क्लाइंट ही हिमालयाज में जाने लगेंगे तो हमने एज ए इंडिया खुद अपने ही लोगों को अच्छे से टैप नहीं किया। अगर सिर्फ वही जाएंगे तो अभी तो हम मतलब इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स उस हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, और इसका फ्यूचर आई थिंक 10% ही है अभी केवल शायद, है ना? या बट हमको ना एक चीज के साथ चलना पड़ेगा। एक्चुअली हम कई बार ना जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हैं तो हम वो वाली भेड़ चाल में चलते हैं। अगर मैं सपोज मैं एक ट्रैक करके आया XYZ, मैंने लेट से हमता पास किया, मैं इसको बताऊंगा यार मैं हमता पास करके आया, कहेगा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। काफी हमता पास का तो स्कैम हो रहे हैं आजकल। सब एक ही ट्रेल में लगे हुए हैं, लाइक उसके अगल बगल भी आपने ना ये, मैं एक ट्रैक को कर गया हूँ, मेरे को अच्छा लगा है, तो इट डजंट मीन कि इनको भी अच्छा लगेगा। तो इनको क्या अच्छा लगता है, पहाड़ अच्छा लगता है, नदी लगती है, वैली अच्छी लगती है, उस हिसाब से एक्सप्लोर करके लोग अपना ट्रैक देखेंगे, अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, तब जाके हिमालय सस्टेनेबल तरीके से हम एडवेंचर स्पोर्ट्स को। इनफैक्ट जो आपने बोला ना कि सब लोग वही चीजें करने लगते हैं कि फोटोग्राफ देखकर, मैं खुद ये मानता हूँ। एंड हर साल ये कहानी होती है कि आप देखेंगे कि वो फोटोग्राफ दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि मनाली वाली रोड पूरी भर गई है, नैनीताल वाली रोड पूरी भर गई है। मुझे लगता है कि यार आप उस चीज़ को डाइवर्ट कर लीजिए, मतलब डेस्टिनेशन थोड़े थोड़े चेंज कर लीजिए। अपनी डेट्स को अगर चेंज करेंगे तो शायद आप आराम से उस चीज़ को विजिट कर पाएंगे। अदरवाइज उतनी भीड़ तो आपको दिल्ली में भी मिल ही जाएगी, फिर तो आप दिल्ली की सड़कों पे भी घूम लीजिए। केदारनाथ जी देखिए, केदारनाथ जी पहले कौन लोग जाते थे जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं या फिर जिन्होंने यात्रा करनी है। आज की डेट में केदारनाथ इसलिए लोग जा रहे हैं क्योंकि वो गया है तो मैं भी जाऊँगा। तो केदारनाथ मंदिर एक आस्था का मंदिर है, तो वहाँ इतनी भीड़ मतलब यूथ को जाने की जरूरत अभी नहीं है उसमें। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एक ट्रैकिंग है, इसलिए वहाँ भीड़ हो रही है। वो एक धाम है, तो और वो फिर हमारी मानसिकता भी उसी हिसाब से जाती है कि यार वो धाम के हिसाब से नहीं जाते हैं। अगर हमने 4 धाम है तो 4 धाम लोग उस टाइम जाते थे कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, लास्ट में हम धाम जाते हैं मतलब पूजा करने। तो जैसे हम लोग 4 धाम यात्रा का एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें हम लोगों को यही हमने भी खुद सीखा या हमने अपने बुजुर्गों से सीखा था कि 4 धाम यात्रा वो लोग करने जाते थे जब आपने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया और एट द एंड आपके लास्ट में कुछ नहीं रह गया। बट अब 4 धाम यात्रा ऐसे पॉपुलर हुई जैसे वो एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। वो इट इज़ नॉट ए ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, इट इज़ जस्ट अ यात्रा। तो हम लोगों को एक जगह भी नहीं जाना, जस्ट टू नॉट टू फॉलो, हमें शीप बन के नहीं रहना है। ये हमारा एक लोगों से कहना है। नंदा देवी की बात करते हैं ना। नंदा देवी आप लोग को पता है देयर लॉट ऑफ टॉक्स अराउंड दैट, उसकी लंबी सी स्टोरी है, पहले तो हम वो भी सुनना चाहेंगे। और क्या नंदा देवी में कितना पोटेंशियल है अभी? आई डोंट थिंक इट इज़ ओपन फॉर माउंटेनियरिंग एंड ऑल, एक्सपीडिशंस के लिए ओपन नहीं है, बट अगर ओपन हो जाती है या ऐसे और कोई पीक्स हैं जिसमें कोई पोटेंशियल है जिससे हम इंडिया कैन एक्चुअली टूरिज्म इंडस्ट्री कैन बूम। नंदा देवी अपने आप में एक बहुत सुंदर माउंटेन है। एवरेस्ट एक रहस्यमय माउंटेन है। और अगर सब किसी बहुत कम लोगों को पता है कि एवरेस्ट डिस्कवर होने से पहले वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन था। हाँ, 1800 सेंचुरी। टेक्निकली नहीं था, लाइक एवरेस्ट और उससे जो ऊपर के माउंटेन है वो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे। तो नंदा देवी यूज्ड टू बी नोन एज द हाईएस्ट माउंटेन। अभी इट इज़ द 25th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो अभी वो अराउंड 25,000 फीट के पास उसका एल्टीट्यूड है पीक का। तो नंदा देवी की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या, जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर किया, जब हम लोग हार गए थे वॉर, और उसके बाद 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये सब बहुत कम लोगों को पता है। उस टाइम उन्होंने अपना टेस्ट किया। जब वो टेस्ट हुआ तो सबसे पहले डर गया था अमेरिका कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है तो अब इसके आगे क्या होगा, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके एक्चुअली ना यूएस को उस समय पता करना था कि टेस्ट तो हो गया है, बट जो मिसाइल्स ले जाती हैं वो उनके पास कितनी मतलब लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं या शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं, वो उनको एक्चुअली पता करना था कि इनके पास कितने लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने पूरा ये टेस्ट वेस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद यूएस ने इंडिया के साथ एक डील की, CIA और IB ने मिलकर एक टीम बनाने की कोशिश की जो कि उनके न्यूक्लियर टेस्ट को मॉनिटर कर सके। तो ये 1964 की बात है। तो उन्होंने IB की टीम से बोला कि हम लोग एक ऐसा डिवाइस इस्टेब्लिश करेंगे जो आपके हाईएस्ट माउंटेन में रखी जाएगी और हम चाइना को देख सकें कि उसके जो न्यूक्लियर टेस्ट है उनको मॉनिटर कर सकें।
तो आईवी की टीम ने कैप्टन कोहली जी उस टाइम पे उसके एक्सपीडिशन के लीडर बनाए गए और उनको बोला गया कि आप इस एक्सपीडिशन को लीड करोगे। उसके लिए इंडिया से आईवी की एक टीम भी गई थी अलास्का में प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने माउंट मैकिनले पे अपनी पूरी प्रैक्टिस करी। जो डिवाइस स्टैब्लिश होनी थी उस डिवाइस को का एक सिंपल मॉडल बना के वहाँ प्रैक्टिस की गई कि इस एल्टीट्यूड पे रखेंगे तो कैसे हम इसको पहुँचाएंगे। वो पूरा का पूरा ग्राउंड प्रैक्टिस हुई थी 1964 में। 1965 में फिर वो टीम इंडिया और आईबी की टीम और सीआई की टीम मिलके एक माउंटेन एक्सपीडिशन बनाया गया नंदा देवी के लिए। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी कि पहले ये बोला गया था कि ये डिवाइस कंचनजंगा पर रखी जाएगी, बट कोहली जी रेडी नहीं हुए क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है और वेदर वहाँ का बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसलिए कंचनजंगा ड्रॉप करके फिर नंदा देवी को ही फाइनलाइज किया गया कि इस माउंटेन रखेंगे क्योंकि वो चाइना के बहुत क्लोज था और नंदा देवी अपने आप में एक बहुत इंडिविजुअल स्टैंडिंग माउंटेन है। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि वहाँ पे वो डिवाइस रखी जाएगी। तो 1965 में एक दोनों की कंबाइंड एक्सपीडिशन गया सीआई और आईबी का और वो लोग पहुँचे बेस कैंप। इवन वो इतना सीक्रेट था कि जो सीआईए की तरफ से जो माउंटेनियर्स आए थे इंडिया, उनको ना बिल्कुल उनके ऊपर एक अलग से कलर की पेस्टिंग की गई थी सो दैट वो इंडियन स्किन टोन लगे, ब्राउन दिखे, वो फॉरेनर्स जैसे दिखे ना। तो जो मेन क्लाइमर थे उनको बिल्कुल स्किन उसी तरीके से पेंट की गई कि ताकि वो इसका इंडियन टोन उनकी ज्यादा लगे। तो इवन सीक्रेटली इवन कैप्टन कोहली जो एक्सपीडिशन के लीडर थे उनको भी नहीं बताया गया था कि इसमें इतना प्लूटोनियम है। तो उनको ये बताया था कि ये मशीन है, ये मशीन से सर्वेलेंस होगा, ये एंटीना है, सब कुछ था, बट ये फ्यूल जो इसमें डल रहा है ये प्लूटोनियम है, वो उनसे भी छुपा के रखा गया था। और प्लूटोनियम का मकसद था कि ज्यादा टाइम तक पावर चले, उसको बस बैटरी उसकी जो प्लूटोनियम का था कि प्लूटोनियम से ऑटोमेटिकली हीट निकलती रहती है, उस हीट से इलेक्ट्रिक बननी थी और वो इलेक्ट्रिक ने जनरेटर को चलाते रहना था, बाकी वो जनरेटर ने लिसनिंग डिवाइस को फिर काम करना। इवन कैप्टन कोहली ने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है कि मुझे भी नहीं पता था इस डिवाइस के बारे में, डिवाइस क्या काम करेगी ये पता था। वो लोग पहुंचे, उन्होंने क्योंकि नंदा देवी का बेस कैंप पहुंचना भी अपने आप में एक्सपीडिशन है क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक रूट बेस कैंप। समझ लीजिए वो भी एक छोटा सा मिनी एक्सपीडिशन है। समहाउ उन्होंने अपने सिर पर रखे, पूरी टीम बनाई, वो लोग बेस कैंप पहुंचे। वहाँ से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 तक वो डिवाइस पहुँचाई। डिवाइस का वेट अराउंड 56 kg था। ये भी हाँ कुछ ऐसे 56-57 टोटल डिवाइस। नहीं तो लोगों को लगता है कि प्लूटोनियम या जो यूरेनियम डिवाइस है वही टोटल 57 kg की थी, ऐसा नहीं था। पूरा जो एंटीना से लेके पूरा डिवाइस जितना है पूरा सेटअप आपका 57 kg तक में, और उसको वो सेटअप करके कैंप 4 तक पहुंचाया। अब क्या हुआ, वो हमारी किस्मत भी ख़राब है या कुछ था कि वो जब वो कैंप 4 पहुंचे उसके बाद वेदर टर्न ऑफ हो गया और मौसम बहुत ख़राब हो गया। तो डिसाइड हुआ कि पूरी टीम की जान को रिस्क में ना लेके हम डिवाइस को यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट ईयर जब दोबारा सीज़न ओपन होगा हम तब दोबारा आएंगे और इस डिवाइस को रिकवर करके फिर प्लेस करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा जब एक्सपीडिशन पहुंचा तो वो डिवाइस ही उनको वहाँ पे नहीं मिली। फिर क्योंकि कई लोगों के बीच में मिथ है कि गर्मी, क्योंकि वो डिवाइस में इतनी हीट थी कि उसने वो क्योंकि जलता हुआ कोयला जैसा होता है वो अपने आप अंदर चले गया ग्लेशियर में और वो लॉस्ट हो गया क्योंकि हीट तो जनरेट कर ही रहा था वो डिवाइस। तो वो फिर डिवाइस मिली नहीं, या चाइना ले गया। चाइना नहीं ले गया चाइना तो नहीं ले गया, लेकिन वो डिवाइस कॉन्स्पिरेसी भी आती है थ्योरी कि जब वो खो गई उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी कि इंडियन आईबी ने ही उसको चोरी छुपे ले लिया अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए, बट बाद में वो प्रूव आई होप बाद में वो प्रूव था कि वो जो प्लूटोनियम उसमें यूज हो रहा था वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको चाहिए वो है ही नहीं। आपको कुछ था प्लूटोनियम 238 है और यहाँ न्यूक्लियर के लिए 235 चाहिए, 238 स्टेबल होता है जितना मुझे। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो वैसे भी नहीं करता है, तो आप लेके उसका कुछ कर नहीं सकते। तो बट ये दो थ्योरी चलती है, चाइना का तो अभी पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद फिर एक एक्सपीडिशन और गया, वो एक्सपीडिशन भी सीआई और आईबी का था। फिर एक दूसरा माउंटेन है नंदा कोट, वहाँ पे वो डिवाइस एस्टेब्लिश किया। एक्चुअली वो जो डिवाइस खोई ना वो मिली नहीं और आज तक नहीं मिली, तब जाके फिर दूसरा एक्सपीडिशन 1968 में दोबारा एक्सपीडिशन गया और फिर उन्होंने नंदा कोट में, और वो वहाँ पे उन्होंने सर्विलांस पर रखा। वो उन्होंने उस पूरी डिवाइस ने
अलग एक अलग माउंटेन है नंदा कोट 6000 मीटर पीक का, तो अलग से डिवाइस ले गए। अलग से दूसरी दूसरी device डिवाइस ले गए और वहाँ पे उस प्लेस किया गया समिट पे, और 1 साल तक वहाँ रही डिवाइस। उसने प्रॉपर अपनी टेस्टिंग करी, वो डिवाइस सक्सेसफुली रिकवर करके वापस CI अपने साथ लेके बीच में ना इस डिवाइस ने भी एक बार काम करना बंद कर दिया था, तो फिर एक्सपीडिशन दोबारा गया था। तो ये डिवाइस जो इसके जनरेटर से प्लूटोनियम इतनी हीट प्रोड्यूस करता था कि वो डिवाइस तकरीबन 10 मीटर नीचे बर्फ के घुस गई थी। उसको दोबारा निकाल के फिर फिक्स किया गया ताकि काम चलता रहे। और फिर लास्ट में आके जब एक्चुअल में CIA को पता चला कि इनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स नहीं है और जो उनका काम करना था वो करने के बाद फिर उस दूसरी डिवाइस को वापस ले आए। ये भी 1978 में जब एक वहाँ के जर्नलिस्ट थे US में, उन्होंने जब ये बात लीक करी तब जाके ये बात पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो तभी जाके मामला चला था। उस टाइम कहते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत हल्ला हुआ था कि ऐसा ऐसा जॉइंट एक्सपीडिशन था और ये चला, तो ये बहुत पॉपुलर हुआ था। मोरारजी देसाई को पार्लियामेंट में आके बताना पड़ा कि ऐसा एक जॉइंट एक्सपीडिशन चला था और हमने ऐसे क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का CIA और इनफैक्ट US के साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, जो नॉर्मली हमें लगता है कि रशिया के हम हमेशा 60s में बट 60s में काफी। तो रशिया में के साथ हमने 71 के साथ शुरू किया। अच्छा, इसी के साथ क्या इसी वजह से वहाँ पे एक्सपीडिशंस बंद हैं कि नहीं? देखिए, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि लोग बोलते हैं कि बट ये एक रीज़न नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या, उसके जब ये डिवाइस हो गया, ये सारा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद ही माउंटेन एक्सपीडिशन बहुत गए। उसके बाद कर्नल अनिल कुमार की एक टीम गई, उन्होंने सक्सेसफुली माउंट नंदा देवी क्लाइम किया। उसके बाद भी बहुत सारे माउंटेन एक्सपीडिशन गए, वो क्लाइम किए। बहुत वो वैली नंदा देवी ट्रैकिंग के लिए ओपन हुई, बट वो वैली बहुत सुंदर थी। तो और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो एक ऋषि गॉर्ज है, जो कहते हैं कि उस एरिया का, क्योंकि वो हार्ट ऑफ द हिमालयाज कहते हैं उसे, या इकोलॉजी सिस्टम का हार्ट कहते हैं उसको। तो उसका प्रिजर्व रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो ख़राब होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो एक थ्योरी से ये कि उसको प्रिजर्व करने के लिए नंदा देवी का पूरा ये बायोस्फीयर एरिया बंद कर रखा है, इनर सेंचुरी, ताकि वहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना सब जैसा है वैसा का, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स भी हैं वहाँ पे बहुत बहुत। वो वैली बहुत सुंदर है और पूरी वो इकोलॉजी को कंट्रोल करता है। और बट क्या हुआ कि इतने एक्सपीडिशन जा रहे थे, वो माउंटेन बहुत गंदा हो गया था, तो उसको फिर कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया, और तब से अभी तक वो बंद है। और उसे नंदा देवी सेंचुरी उसे डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए वो बंद करके रखा। दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि अगर लेट से अगर वो प्लूटोनियम अभी भी वहाँ पर है और हमारे आने जाने से कहीं टूटता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले वो ऋषि गंगा जाएगी। ऋषि गंगा अलकनंदा के रिवर का पार्ट है, और फिर वो आके गंगा जी में फिर गंगा जी में आके मिलती है। तो और गंगा जी तो पूरी इंडिया की लाइफलाइन है। तो अगर वो प्लूटोनियम वहाँ पानी में मिलता है तो वो पूरे बेल्ट को खराब करता हुआ जाएगा। तो एक फिर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि यार वो प्लूटोनियम इतना भी नहीं है कि आपकी पूरी नदी खराब कर सकता है, कि मतलब आप 2 बूंद जहर अगर आप पूरे तालाब में डाल दोगे तो तालाब जहर नहीं कह सकते। तो वो इतना कम है क्वांटिटी, बट है तो है। लेकिन नंदा देवी डेफिनेटली सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। इवन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर भी किया है कि वो भारत सरकार से बात करके वो वैली दोबारा खोल रही है। एक जॉइंट एक्सपीडिशन बनाने का प्लान चल रहा है। इवन अभी न्यूज़ में भी आया था, हम भी कई बार जब बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम नंदा देवी खोलेंगे। आई थिंक जल्दी, इस साल नहीं तो अगले साल डेफिनेटली वो ट्रैकर्स के लिए खुल जाएगी। बट we'll look forward to going there आप लोग के साथ। लेकिन वो वैली जो हम तो गए नहीं है, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले ही तो मतलब छोटे थे तभी बंद हो गई थी। बट कहते हैं वो इतनी प्यारी वैली है ना, अगर वो खुलेगी तो वो एडवेंचर लवर्स के लिए वो एक तरीके से हेवन है। वो इतनी प्यारी वैली है। लोग फिर वहाँ पर भी लाइन लगा देंगे। होगा ऐसा ही है। कुछ ट्रैकिंग मैंने इंडिया में करी है और कुछ ट्रैकिंग मैंने बाहर करी है। एंड अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में मैंने अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक किया। जो अंतर मुझे लगा कि नेपाल में चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आप ट्रैकिंग पे जाएंगे तो जगह जगह मास्क लगे हुए हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। रास्ते में आपको कहीं कूड़ा बिखरा नहीं मिलेगा, बोतलें नहीं मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। हर गांव में एयरबीएनबी कहें या बीएनबी कहें या जिस तरह का भी मतलब उन्होंने सुविधा बना रखी है आपकी रहने की, खाना खाने की, और हर तरह का कुजीन मिल जाता है वहाँ पर। तो बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल है। मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और आप देखेंगे कि शायद इंडिया में उतना फॉरेन टूरिस्ट नहीं आता है
उससे डबल या ट्रिपल या हो सकता है, और आप लोगों को डेटा ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वहाँ पर जाते हैं नेपाल में। तो ऐसा क्या अंतर है, एंड हमारी गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और लोकल्स को भी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारे टूरिस्ट भी आएँ और बाहर वाले जो लोग हैं वो भी आएँ? देखिए, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसमें हम सरकार से भी हम लगातार प्रयास करते हैं। देखिए, हमें पहले ही समझना होगा कि नेपाल हमसे ज़्यादा ट्रैकिंग में क्यों या फिर माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में क्यों हमसे आगे है। उनका इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो माउंटेन्स है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के 8000 मीटर्स की पीक है और उनका टॉप ऑफ द वर्ल्ड है और वो बहुत बड़ा इकोनॉमी सोर्स है और वो पूरे साल भर उनके लिए इकोनॉमी जनरेट करता है। हमारे इंडिया में माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग को एक लास्ट माना जाता है, क्योंकि लिस्ट में वो जंगल गए हैं और नहीं, दूसरा चीज़ है कि हमारे पास होटल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है और नैनीताल, मनाली, अगर सिक्किम में देखा जाए तो गैंगटॉक, ये एरिया बहुत पॉपुलर है। तो ट्रैकिंग इतना फ्यूचर जनरेट नहीं करती है और या इतना इकोनॉमी लेके नहीं आती है। दूसरा, वहाँ के लोग, क्योंकि जब लोगों की इकोनॉमी उससे चलती है तो लोग उसको, जैसे आप बोल रहे हैं एयरबीएनबी, उनको यहाँ पे टी हाउसेस बोलते हैं। और वो टी हाउसेस इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि लोगों को पता है कि मेरी इकोनॉमी इससे चल रही है तो मुझे सफाई भी रखनी है, और लोग भी खुद इतना ज़्यादा उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वहाँ पे जो एडवेंचर टूरिज्म है ना, ये कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। इंडिया में तो अभी जस्ट पिक होना शुरू हुआ है, फिर अब जाके लोग सीख रहे हैं कि यार गंदगी नहीं करनी, ये नहीं करनी। वो चीज़ नेपाल में पहले से होती हुई आ रही है। बट ये कि यहाँ पे ना थोड़ा सा हमको इसको सीरियस लेना, बात ये नहीं, ये तो है ठीक है पहले से आ रही है, बट इंडिया में ना हमको थोड़ा सा, अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हमें सीरियस बेसिस पे लेना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन हो, जो भी गाइडलाइंस हो, वो सीरियसली इम्प्लीमेंट की जाए ऑन ग्राउंड रूट लेवल पे। जैसे कि देखिए, उसमें होता क्या है, हमारे वहाँ पे स्टेट का मैटर अलग होता है और सेंटर का मैटर अलग होता है। गाइडलाइंस बनी हुई हैं हर चीज़ की कि ये ऐसे चलेगा, लेकिन फोर्स्ड नहीं है। अब भारत सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई कि लैंड स्पोर्ट को ये करना है, एयर स्पोर्ट्स को करना है, वाटर स्पोर्ट्स को करना है, बट स्टेट का मैटर अलग हो जाता है। फिर हमारा स्टेट की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, बट वो फोर्स्ड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर नेपाल में आपको एडवेंचर कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो आपको एक सम अमाउंट की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है, मतलब, और वो बहुत अच्छी खासी मनी होती है। एग्जांपल के लिए मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए के आसपास आपको जमा करना होता है एज ए सिक्योरिटी, अगर आपको एक एडवेंचर कंपनी वहाँ चलानी है। अगर आप कुछ किसी के साथ फ्रॉड करते हो या गलत करते हो या फिर कुछ गलत तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, आपकी सिक्योरिटी मैनेज हो जाती है। इंडिया में आज की डेट में अगर आपको कंपनी खोलनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में आप रजिस्टर कर सकते हो, बट उससे फिर कोई डर नहीं है। वो कुछ भी करके से चला रहा है और किस गवर्नमेंट की कोई इसमें फोर्स्ड नहीं कर सकता, तो फ्रॉड करके भाग सकता है, वो भाग सकता है। लेट्स से आपने कुछ हुआ, आपकी कंपनी बंद हुई, तो आप दूसरे 100 रुपए के स्टैम्प में एक दूसरी कंपनी खोल लोगे। इनफैक्ट आप कंपनी की बात करें, जितना मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कंपनी भी नहीं है। वो इंस्टाग्राम पे कुछ एक अपना अकाउंट बनाते हैं, कुछ रील्स डालते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम आपको ये ट्रैकिंग करा देंगे या यहाँ पर आपको विजिट करा देंगे, एंड बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं। तो यहाँ पे उस तरह से शायद रेगुलर नहीं है ये, क्योंकि देखो इसमें हमेशा हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, कुछ हम लोग भी कस्टमर को भी, क्योंकि सरकार, अभी मैं जैसे आपने बोला कि वहाँ पे 5 लाख रुपए, अब सरकार यहाँ पे 5 लाख या 10 लाख रुपए कर दे तो जो बिजनेस चला रहा है वो उसकी हल्की सी फीस बढ़ा देगा। और एक बंदा जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के बोल रहा है कि मैं तो ये जो चीज़ आप 10,000 रुपये में जहाँ विजिट करने जा रहे हो मैं आपको 5,000 रुपये में ले जाऊँगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे अरे यार एक ही बात है, चलो 5,000 में करके आते हैं, है ना। ये तो है। तो क्योंकि होता क्या है कि सरकार जब हमसे कोई चीज़ बनाने के लिए कहती है तो सरकार पूरी जिम्मेदार नहीं होती, उसके लिए एज ए ऑपरेटर भी जिम्मेदार होता है, एज ए जो जा रहा है घूमने वो भी जिम्मेदार होता है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर भी होना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ, क्या आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, क्या आपका गाइड रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या आपके पास इक्विपमेंट है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हम, क्योंकि इसमें सब बराबर जिम्मेदार, इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रो नहीं करता। दूसरा एक और चीज़ है कि अगर हमारे वहाँ फॉरेन टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं, अगर आप, कई लोग पूछते हैं कि इंडिया में इतने फॉरेन टूरिस्ट पहले आते थे अब क्यों नहीं आते। नेपाल में इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि नेपाल में एक सिस्टम बना है, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके पास इवैक्यूएशन है, आपके पास हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल है। इंडिया में अगर हमसे कोई फॉरेनर पूछता है कि आपके वहाँ अगर मुझे चोट लगेगी इवैक्यूएशन कैसे होगा, तो हमारे वहाँ इंश्योरेंस तो है लेकिन हेलीकॉप्टर ईजिली अवेलेबल नहीं है। हमें गवर्नमेंट के चैनल करने पड़ते हैं, परमिशन लेनी है तो हमें फॉरेस्ट से बात करनी है, टूरिज्म से बात करनी है, तो कोई चीज़ सब कुछ सेग्रीगेट है।
एक वन सिंगल विंडो सिस्टम जिसे कहते हैं वो हमारे वहाँ हर अवेलेबल नहीं किसी है। के लिए ना एक सिस्टम नहीं है। जैसे अगर आप नेपाल में ईबीसी ट्रैक कर रहे हैं, हम चारों में से कोई भी बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो आप एक फोन कॉल करेंगे, आपका इंश्योरेंस है, हेली आपको आएगा, लेके जाएगा। वो इंश्योरेंस है। हाँ, इंश्योरेंस में Insurance कवर होता है में, आपको yes, free insurance है। तो इंश्योरेंस वाकई में बीमार है तो नकली है तो फ्रॉड होता है वो उस पर भी आएंगे अभी। तो आपको हेली लेके आ जाएगा। बट इंडिया में क्या है कि अगर आप बीमार हो तो आप फोन कॉल करोगे तो गारंटी नहीं है कि आपको हेली लेने आएगा। या तो आपने बाय लकली आप न्यूज चैनल्स में आ गए या वायरल हो गए कि एक आदमी फंसा हुआ है, तब तो हो जाएगा। जैसे अभी दयारा बुग्याल का आपने केस देखा, वो न्यूज जैसी वायरल हुई तो 400 लोग ढूंढने गए। न्यूज वायरल नहीं होती तो कोई नहीं जाता। तो आपने बचना है तो वायरल होना है। तो सिस्टम सबके लिए एक जैसा जिस दिन से काम करेगा तो तब जाके टूरिस्ट भी आएगा। अब हमसे ना फॉरेनर टूरिस्ट कई बार एक्सपीडिशंस की बात होती है तो सारी बातें हो जाती हैं। जब वो कहते हैं कि एवैक्यूएशन प्लान क्या है, तो हमारे पास हेली तो है ही नहीं है। मेरे भगवान पहले आ जाएंगे हेली से। तो एक सिस्टम नहीं बनाया गया है। सिस्टम आई एम श्योर कुछ दिनों में आप लोग के पास भी हेलीकॉप्टर होगा। Prepare for that, हाँ। अभी हम बात कर रहे थे, जब टॉपिक छेड़ गया था तो कुछ इंश्योरेंस वाले फ्रॉड हुए थे, हेलीकॉप्टर वाला। ये इंसिडेंट है 2022 से 2025 के बीच का। जो सीआईबी, जो जैसे हमारे वहाँ सीबीआई है, वहाँ सीआईबी होती है, तो सीआईबी ने वो पूरा का पूरा भंडाफोड़ किया था उस स्कैम का। तो ये 2022 से 2025 के बीच में $30 मिलियन के आसपास का स्कैम हुआ था। तो अभी नेपाली मीडिया के अनुसार हम अभी जो हमें न्यूज़ आई थी उसमें अराउंड 30 लोगों पर चार्जशीट हुई, 10 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। ये एक स्कैम ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने किया हुआ है। ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें पूरे एक चेन बनी है, जिसमें ऑपरेटर्स भी हैं, गाइड्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर्स भी है और इंश्योरेंस कंपनी भी है। इवन वो हेली कंपनी भी है, चॉपर वाले भी हैं। यस। तो ये बहुत बड़ा स्कैम था। तो इसमें तो पैसे कौन लूज कौन कर रहा था, गेन कौन कर रहा था? ऐसे लोगों का रेस्क्यू भी हुआ है जो ट्रैक पे ही नहीं गए, जो घर पे बैठे हुए थे। तो ऐसे क्लेम पैसे किसने दिए? इंश्योरेंस कंपनी ने। सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस में गई है। यस। वो लॉस में चले गई। सपोज मैं ट्रैक पे गया, तो आपने जैसे बताया कि इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वॉल्व थी, तो मतलब उसके कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे। ओके, जो डेटा रिली सर्वेयर जो होते हैं वो लोग और ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि आप कभी नेपाल गए ही नहीं, आपकी आईडी के नाम से परमिशन ली गई है, दिखाया गया है कि आप ट्रैक में हो, फिर ये दिखाया गया है कि आप बीमार हुए हो, आपको हेली से वापस लाए हैं, आपको हॉस्पिटल रखा है और ये सब आपका खर्चा हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लिए गए। इस बार ऐसा भी हुआ था, आपने सुना होगा, इस बार की न्यूज़ है, अभी मई जून में की बात है, लेटेस्ट है, जिसमें रेड पॉइजन खिलाया गया कहते हैं लोगों को, और उनको जबरदस्ती रेस्क्यू कराया गया। तो हुआ क्या था कि, या फिर कहते हैं कि एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा खिलाया गया खाने में, जिससे उनकी बॉडी एक्लेमेटाइज ही नहीं हुई। तो हुआ ये कि अब जब कोई बीमार होता है आपका इंश्योरेंस होता है, जो भी आप ट्रैक पे जाते हैं या एक्सपीडिशन पे जाते हैं, अब जब आपका रेस्क्यू होगा तो आपको इवैक्यूएट करके नीचे लाएंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, आपका बिल बनेगा। अब अगर एक जन बीमार है या 4 जन बीमार हैं तो उन्होंने क्या किया, 4 जन के लिए भी एक ही हेलीकॉप्टर लगा। सपोज मैं हेली में 4 लोग बैठ जाते हैं आराम से, तो बट उनको दिखाया गया कि 4 लोगों के लिए 4 अलग अलग हेली लगाए गए। तो ये रेस्क्यू, ये इसके बारे में पता है तब चला जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा कोई एक आदमी, उससे लगा मैं बीमार हूँ, देखा 4 लोग मेरे जैसे ही 4 और भी बीमार बैठे, लेकिन चारों के अलग अलग बिल बने। आप हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि वो डॉलर्स में होता है, अराउंड $25,000 $25,000 है बेस कैम्प से आपको नीचे लाने का, लेकिन 4 लोगों का तो $1 लाख बना। तो वैसे सबके सिंगल बिल बने, आपको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया, आपको रहने का खर्चा दिया, सब कुछ दिया, और वो एक बहुत बड़ा बिल बना के स्कैम किया गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ। इवन ऐसा भी सुना आता है कि वहाँ ट्रैकर को चोरी कर देते हैं। सपोज कोई बीमार है, उसको दिखाते नहीं बीमार है, वो कोई और किडनैप कर देता है, तो किडनैपिंग भी चलती है। किडनैपिंग काफी क्रिएटिविटी है, इनफैक्ट मानना पड़ेगा। जो ट्रैकर बीमार है वो कीमती है। तो सपोज आप सपोज X इंश्योरेंस कंपनी है और आप Y इंश्योरेंस कंपनी है, तो कोई बीमार है तो जबरदस्ती कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला दूसरा उसको हेलीकॉप्टर बैठा के नीचे ले आएगा। अब तुमने एक बार उठा के नीचे लिया तो आपने उसे किडनैप कर लिया, तो देन यू विल गिव द बिल टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये किडनैपिंग भी वहाँ पे एक चलता है। तो बट ऑपरेटर के थ्रू इंश्योरेंस देते होंगे, बट आई एम श्योर सब मिक्स अप। ऑपरेटर इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस आप इंश्योरेंस लेते हैं, लेते हैं। इंडिविजुअल का इंश्योरेंस है।
ओके इंडिविजुअल मतलब मैंने इंश्योरेंस लिया अलग से लिया, हाँ, मैंने ऑपरेटर उसको फैसिलिटेट करता है। मैंने एक कंपनी से इंश्योरेंस लिया। ये भी हेली, इनके पास भी हेली है, मेरे पास भी हेली है। आप बीमार हुए हैं, मैंने अपने एजेंट को कहा वो आदमी मेरे हेली में जाना चाहिए, उसको उठाओ और जबरदस्ती मेरे हेली में बैठा। तो ऐसे जैसे पहले प्राइवेट बस चलती थी तो वो बस वाला भरता था, मेरे इधर लड़ाई हो जाती थी बस वालों में। तो ये स्कैम वहाँ पे चला। अब थोड़ा सा वो टाइट हो चुका है, क्योंकि हमारे भी एवरेज बेस कैम्प काफ़ी चलते हैं, तो हम लोगों को भी ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन हमारा ट्रैकर कहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये चीज़ है। बट सरप्राइजिंगली देखिए ये सब कुछ हुआ नेपाल में, बट नेपाल गवर्नमेंट पकड़ा भी CIB नहीं था, उन्होंने इस चीज़ को दोबारा रेक्टिफाई किया और सिस्टम को इतना चैनलाइज कर दिया कि दोबारा वहाँ पर कोई सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से चलने लगा है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर कोई रेस्क्यू होते हैं, अगर कोई आदमी सिक होता है और कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो लोगों ने अभी तक वर्ल्ड के हाईएस्ट एल्टीट्यूड में भी रेस्क्यू किया हुआ है। कैंप 3 से भी लोगों को रेस्क्यू करके लेके आए हैं। किस ऑल्टीट्यूड पे होगा वो अराउंड 22,000 फीट के आसपास है। उस एल्टीट्यूड में भी वो लोग हेली फ्लाई करके किसी को नीचे लेके आए। तो ये चीज़ है, मतलब अगर वहाँ पर ये चीज़ है तो बट उन्हें ठीक करके रेस्क्यू हो रहे हैं। दैट इज व्हाई जो कॉन्फिडेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं एडवेंचर सीकर्स वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं एज कंपेयरिंग कि इंडिया में, क्योंकि अगर यही रेस्क्यू इंडिया में हो, मैं आपको अपना ही एक इंसिडेंट बताता हूँ रेस्क्यू का। लद्दाख में थे, स्टॉकांगड़ी का एक्सपीडिशन था, तो जिस दिन सबमिट करते हैं उस दिन एक जगह आती है शोल्डर, और शोल्डर के बाद फिर सबमिट हो जाता है। तो उस शोल्डर में एक हमारे ट्रैकर का स्लिप एंड फॉल हुआ, तो वो वहाँ से जैसे ही गिरा तो उसको जैसे तैसे रोक लिया, बट ये था कि उसका पैर थोड़ा सा टूट गया था, फ्रैक्चर आ गया था, और बाकी उस टाइम पे वो अनकॉन्शियस हो गया था। रात का टाइम नहीं सुबह का, मतलब सबमिट हो चुका था, वापस आ रहे थे, तो आप ये समझिए सुबह 8-9 साढ़े 9 बजे की बात होगी। अब वहाँ पे ना सबसे पहली बात तो नेटवर्क नहीं है, बात कैसे करें, तो उन्होंने वॉकी टॉकी करके जैसे भी बेस कैंप, जो वहाँ का बेस कैंप था, ट्रैक बेस कैंप जहाँ से हम सबमिट के लिए जाते हैं, वहाँ पे मैसेज पहुँचाया कि एक का रेस्क्यू हुआ है, और सॉरी एक का एक्सीडेंट हुआ है, रेस्क्यू करना है, टीम भेजो। तो जितनी वहाँ टीम थी वो उसको धीरे धीरे रेस्क्यू कर रही थी, यहाँ से टीम भाग के गई। अब उनको कम्युनिकेट करना है हमसे, तो एक आदमी ना स्पेशली सारा रेस्क्यू अगर राइट साइड हो रहा है लेट से, एक आदमी को लेफ्ट साइड भेजा कि तू इस माउंटेन के टॉप में बैठा रहा, क्योंकि फ़ोन के नेटवर्क सिर्फ यहीं आते हैं। तो जहाँ रेस्क्यू हो रहा है वहाँ से एक वॉकी टॉकी से कनेक्ट करके माउंटेन में थोड़ा ऐसे से घूम के है, तो एक यहाँ पे वॉकी टॉकी से है, दूसरा आदमी यहाँ बैठा रखा है, वो वॉकी टॉकी से यहाँ से मैसेज ले रहा है, फिर यहाँ से वॉकी टॉकी से इसके पास मैसेज आ रहा है, और फिर वो फ़ोन से हमें बता रहा है कि क्या चल रहा है। तो इतनी लंबी चेन होने से वो जितना कम्युनिकेशन ब्रेक होके आता है ना, उतना मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा। तो वो रेस्क्यू करते 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 हमको 2:30-3 बज गए। वो तो थैंक्स टू इंडियन एयरफोर्स और वहाँ पे लद्दाख में आर्मी, जिनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि हम अपना हेली भेज देंगे, नहीं तो वो 3:30 के बजाय रात के 8-9-10 बज जाते उसको नीचे लाने तक। फिर वो हेली गया, वो हेली ने कहा कि हमको लेट लॉन्ग दे दो हमको, ताकि हम एग्जैक्टली वहाँ चले जाएं। फिर वही कम्युनिकेशन गैप, यहाँ से उनको फ़ोन किया कि भेजो बताओ क्या है, तो वहाँ से भी ना ढंग से मैसेज आ नहीं पा रहा है। तो हमने कहा भाई ये बताओ कि हो कहाँ अभी, क्योंकि मैंने भी और हमारी टीम ने पर्सनली सारे ट्रैक कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप जब एडवांस बेस कैंप आते हैं उसके बाद इतना किलोमीटर जाके आप जैसे ही राइट मुड़ते हो तो आपको पता है एक हल्का सा पानी का झरना बहता है। मैंने कहा हाँ बहता है। उससे आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो बगल में आप बड़ा सा काला सा पत्थर है। हमने कहा हाँ है। कह रहे सर उसी के पास है। हमने कहा रुक। फिर लैपटॉप खोला, गूगल मैप निकाला, वहाँ से वो काला पत्थर देखा, कर्सर वहाँ ले जाके फिर लैटलूट वहाँ से बताया एयरफोर्स को कि यहाँ पे है, आप प्लीज लेके आ जाओ। तो लेकिन एयरफोर्स वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है लद्दाख में, क्योंकि उन्होंने बहुत रेस्क्यू किए हुए हैं। अगर आप एक कॉल करो, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एयरफोर्स को बताती है वहाँ पे, तो वो अपना चीता भेजते हैं। एक फ्लाई करते रहता है, एक उतरता है, और वो लोग इमीडिएटली जिसको इवैक्यूएट करना है उनको बस कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, वो एक बार बैठा दो वो लेके नीचे आते हैं। वैसे वो आर्मी के पास भी चीता चेतक हैं, आर्मी एविएशन में बहुत रेस्क्यू करती है, बहुत रेस्क्यू करते हैं और वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं इसमें। बट अगर यही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती तो बहुत जल्दी हो सकता था। अगर इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस हम लोग करा के रखते हैं, वो लोग पैसा बाद में रिवर्स कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप कॉन्टैक्ट किससे करोगे। सरकारी चीज़ को
दोबारा चैनलाइज करने में बहुत मेहनत लगती है। यही अगर इंश्योरेंस और रेस्क्यू के लिए डेडिकेटेड हेली हो तो आपने एक फ़ोन करना है, अभी एक्सीडेंट हुआ, आधे घंटे में हेली आएगा, उठा के ले जाएगा। बट वो सिस्टम यहाँ पे है नहीं, जिसकी वजह से 1:30 के 2:30 बजे, और अगर हेली भी नहीं आता तो रात होती। यही एक मेन रीज़न है कि आपकी सेफ्टी को हम ना अच्छे से समझा नहीं पाते बाहर के ट्रैकर्स को कि हम कैसे आपको आपकी rescue safety करेंगे। ensure करेंगे। तो उस वजह से मैक्सिमम हमारे जो इंडिया में अच्छे माउंटेन होने के बाद भी ट्रैकिंग के मैक्सिमम ट्रैकर्स जो हैं, इंटरनेशनल ट्रैकर्स हैं नेपाल की, वो डाइवर्ट हो जाते हैं क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनको वहाँ Confidence ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस आता है उस पर। तो एक और इंसिडेंट आपने बताया था जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे वहाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। जहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ वाला इंसिडेंट था, न्यूली न्यूली मैरिड लव कपल्स। फनी इंसिडेंट है बट अच्छा है। तो लेट्स से हस्बैंड का नाम बंटी है, तो न्यूली मैरिड थे और उन्होंने टाइम भी नहीं हुआ था, महीना भर भी नहीं हुआ था आई थिंक शादी को, और मानना पड़ेगा सीधा ट्रैकिंग पे आ गए हैं। सीधा उन्होंने, और उसमें भी स्टॉक आंगड़ी चूज किया एज ए हनीमून डेस्टिनेशन। तो एंड ज़्यादा उनको पता भी नहीं था, हल्का सा उन्होंने कोई ट्रैक किया होगा तो, बट बाकी उतना एक्सट्रीम समिट का कितना टफनेस होती है ऐसा कुछ नहीं पता था, स्पेशली जो फीमेल थी उनको। तो अब जैसे तैसे करके वो बेस कैंप में पहुंच गए एंड फीमेल ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, हस्बैंड थोड़ा ठीक हमारी तरह थे। वो बेचारा सारा कहना मानता था वाइफ का, सब मानते हैं। नहीं वो ज़्यादा मानता था। तो अब सब कुछ चल रहा था, मेन समिट नाइट थी, तो समिट में हम क्या करते हैं, स्टॉक आंगली 10 बजे हम 10-11 बजे हम स्टार्ट करते हैं, सुबह 7 बजे के करीब। ओके, रात में 10 कर। रात को 10 बजे के करीब स्टार्ट करते हैं, सुबह 7 बजे के करीब सबमिट हो जाता है। और किस ऑल्टीट्यूड पे है? इट्स 6100 मीटर और 6150 मीटर। हाँ, एक क्या चाहिए, स्टॉक आंगड़ी इज ए ट्रैकिंग माउंटेन, मतलब ट्रैकिंग पीक है, तो कोई भी जाके क्लाइंब कर सकता है, बट आपकी फिटनेस होनी चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो आप क्लाइंब कर सकते हो। इट्स ए ट्रैकिंग पीक, मतलब आपको वो टेक्निकल माउंटेनिंग वगैरह वो नहीं माउंटेनिंग चाहिए। स्किल्स के लिए नहीं चाहिए। तो बेसिकली आईएमएफ सेग्रीगेट करता है पीक्स को कि ये माउंटेनिंग पीक है, ये ट्रैकिंग पीक है, तो थोड़े से हल्के से एक्सपीरियंस से आप जाके उन पीक्स को क्लाइंब कर सकते हो। तो आईसेक्स इन सब की उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो 7 o'clock तक हम सबमिट करते हैं एंड जब वापस डिसेंड करते हैं तो बाय 11 और 12 o'clock हम दोबारा कैंप साइट पे आ जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे का हमारा ट्रैक रहता है आखिरी दिन। हाँ, और यही एक दिन है जो सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो जो बंटी था, तो अब कहते हैं सबमिट के बाद ना हम हर किसी के साथ वापस नहीं आ सकते, नहीं तो सबमिट के लिए कोई रह ही नहीं जाएगा। तो हम हर किसी को पॉइंट बताते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। तो पॉइंट 1 में हम कॉल लेंगे, जो पीछे जाना चाहता है, हमारा टीम मेंबर एक पीछे जा रहा है उसके साथ जाओ। फिर पॉइंट 2 से पॉइंट 3 से, ताकि सबमिट तक पहुंचने के लिए हमारे पास भी स्टाफ की टीम रहे। तो वो सब ब्रीफ कर दिया था। पॉइंट 1 में आए हमने कहा जिसको वापस जाना है वो वापस जा सकता है। तो बंटी का हाथ खड़ा हो गया कि यार मैं वापस जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, और वाकई में बहुत थक गया था बेचारा। तो हमने जैसे बंटी को भेजने लगे तो बंटी की वाइफ, बंटी हम दोनों आए, हम दोनों जाएंगे, आगे चलेगा तू रुकेगा नहीं। तो बंटी मरता क्या ना करता। गया बेचारा, नो चॉइस। हाँ, गया बेचारा आगे। एज ए पॉइंट 2 आया, फिर बंटी का हाथ खड़ा और उसने कहा नहीं बंटी मेरे साथ चलेगा, आगे चलेगा, ये चलेगा। बंटी की, और वाकई में बंटी की बहुत हालत ख़राब हो रही थी। ऐसा नहीं कि वो वैसे जाना चाहता, फिटनेस वाइज भी नहीं कर पा रहा था वो, बट फिर भी वाइफ के रगड़ के जैसे जैसे वो गया। तो वाइफ काफ़ी फिट हो गई फिर? वाइफ भी ठीक थी, बट बंटी से थोड़ा ठीक थी, बट हाँ चल ले रही थी। तो उसके साथ एक गाइड था, तो गाइड के साथ साथ वो चल रहे थे। तो उसके बाद क्या था, शोल्डर आता है, शोल्डर के बाद पीक ऐसे खड़ी रहती है। तो हमारा मानने का मतलब है कि एक बार कोई शोल्डर में आ गया तो उसका सबमिट 100% होता ही है। ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, कोई ऐसा नहीं होता कि किसी का नहीं। किसी को चक्कर सर दर्द हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज हम ब्रीफिंग ही ऐसे करते हैं कि इफ़ यू आर ऑन द सबमिट सो यू आर ऑन द सॉरी इफ़ यू आर ऑन द शोल्डर सो यू आर ऑन द सबमिट। ये इसके बाद कोई रह ही नहीं गया है। तो अब जैसे तैसे वो रगड़ के 5-5:30 बजे के करीब, जहाँ पे हल्की सी लाइट निकलने लगती है,
वो बंटी और बंटी की वाइफ समिट में खड़े हैं, शोल्डर पे। हाँ शोल्डर पे खड़े हैं और वहाँ पे गाइड है। अब उस वहाँ तक क्या होता है, टीम की थोड़ी गैप बनने लगता है, तो हम हर किसी के साथ गैप बनता है तो एक एक गाइड रख देते हैं कि आप लेते हुए आओ, सब ग्रुप में नहीं आ पाएंगे। तो अब वहाँ पे बंटी की वाइफ की हालत बहुत ख़राब हो गई, वो चल नहीं पा रही थी, थक भी गई। फिर उसने गाइड को कहा कि भैया सबमिट भी करना है और मैं थक भी रही हूँ, तो क्या करूँ। तो क्या होता है, पैक लंच ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं, बाकी सारा सामान पीठ में होता है। उन्होंने कहा मैम आपका ना पीठ में वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको ये बैग छोड़ना पड़ेगा तभी सबमिट हो पाएगा। उन्होंने कहा अगर बैग चोरी हो गया तो, कह रहा ये तो आपका रिस्क है, कोई चोरी भी हो सकता है, हवा से उड़ भी सकता है, ये मैं नहीं कर सकता, बट बैग उतार दोगी तो आपका सबमिट मैं करा दूंगा। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर उसने कहा बंटी तुम बैग के साथ यही खड़े रहो मैं सबमिट करके आ रही हूँ। बेचारा बंटी जो पॉइंट 1 से जाना चाहता था, सबमिट हुई नहीं बंटी की। नहीं, जिस पॉइंट के बाद किसी का सबमिट फेल नहीं होता, वो बेचारा वहाँ बैग लेके खड़ा है ठंडी में। फिर वो उनकी वाइफ ऊपर गई, सबमिट करके आई, फिर नीचे आई। बंटी बिल्कुल मेरे जैसा था। गॉड। तो बेचारे हम वो बेस कैंप में भी आए तो बहुत हंसे हमने बंटी को, कहा बंटी तेरा तो बहुत भयंकर कर दिया। बट ये है, लेकिन आपको ना, इसीलिए आपको माउंटेन्स में अपने पार्टनर के साथ आना चाहिए, आपको उसका ना रियल नेचर दिख सकता है। कई लोग क्या होता है कि कंफर्ट जोन में अपने आप को बहुत अच्छे से पॉलिश करके रखता है। अब डिसकंफर्ट जोन में जब वो बंटी इतने प्यार से उस डिसकंफर्ट जोन में था, उसने एक बार उसके बाद ऊपर नहीं चिल्लाया, तो रियल लाइफ में कंफर्ट जोन में वो कितने अच्छे से रखेगा। नहीं, हमने ये भी देखा है कि हमारे ट्रैक में इतने सारे कपल्स आए हुए हैं और वो लोग जब क्योंकि आप रियल पार्टनर को तभी पहचानते हैं जब आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाते हैं, वो आपकी कितनी हेल्प कर रहा है, कैसे आप एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और ऐसे भी कई लोग हैं जो आए एज ए सेपरेट थे, उन ट्रैक में मिले और एक अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, इंगेजमेंट भी और शादी भी, और आफ्टर मैरिज भी वो हमारे साथ ट्रैक में है, तो एक अच्छी बाउंडेशन बन जाती है। तो ट्रैकिंग इसलिए ह्यूमन कैरेक्टर रिवील होता है। हाँ, कैरेक्टर रिवील होता है क्योंकि आप लोग साथ में मैट्रिमोनियल सर्विसेज। वैसे आपको तो हमें एक ऐसे ऑफर भी आए हैं एक दो, मतलब काफ़ी लोगों ने हमें सजेशन दिए थे। रिसेंटली हमें एक सजेशन भी आया था कि आप एज ए ट्रैकमेट बनाओ जिसमें लोग आए और ज्वाइन करें। मतलब हमें किसी ने ऑफर किया है ऐसा, बट हमने ऐसा नहीं करने वाले, बट ऐसा भी है। ट्रैक दे वाले ट्रैक द टिंडर है। इनफैक्ट एक वेबसाइट है शायद ट्रैकिंग पार्टनर्स, जिसमें आप पूरा अपना ट्रैक प्लान करते हैं, देन इट्स इन ओपन कि अगर कोई भी आपको ज्वाइन करना चाहता है तो वो आके उसमें ज्वाइन कर सकता है अगर उस डेट से। इसी साल हमारे इसमें एक ने कुंवारी पास एक ट्रैक है, वहाँ पे एक पहले वो मिले थे, फिर वो दोनों ने अनप्लान्ड हुआ और उन्होंने एक माउंटेन के सबमिट में प्रपोज किया एक दूसरे को और इंगेजमेंट किया, उन्होंने एक रिंग सेरेमनी करी ट्रैक में हमारे साथ। वेरी नाइस। ऐसा भी हुआ है। कोई स्टोरी जिससे पता चलता है कि कोई एंथुजियास्ट है लेकिन तैयार नहीं है और फिर कुछ किया, तैयार हो गया, या कुछ जो स्टोरी शायद आप लोग को इंस्पायर करता हो या किसी एंथुजियास्ट को इंस्पायर करेगा? एक रिसेंटली इंसिडेंट होता, मतलब बहुत साल पुरानी बात नहीं है, ऐसे 3-4 साल पुरानी बात है। एक बिहार में एक इंस्टीट्यूट है बीपार्ट, बहुत पॉपुलर है और मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ना पर पीसीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिनके डीजी जो वहाँ पे डायरेक्टर जनरल थे के पाठक सर, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और मतलब मुझे लगता है अगर वो स्टोरी मैं अगर भी आज इस प्लेटफॉर्म बताऊंगा तो बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे। और ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जिसमें हमारी भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हमारे ट्रैक कराते टाइम भी। तो डिपार्टमेंट ने प्लानिंग करी कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए, मतलब ट्रैक कराने के लिए भेजना है किसी स्लोप में। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट से उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट से बोला, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बोला कि एक ट्रैक हो रहा है, आप लोग कराओगे क्या? उन्होंने हमसे पूछा था, तो हमने बोला यस हम कराएंगे। तो उन्होंने हमारा बेसिकली कॉन्टैक्ट कराया डिपार्टमेंट से। तो ये स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। तो उनके करीब 75 पीसीएस ऑफिसर थे जो सारे एसडीएम रैंक के थे, तो वो लोग सब अंडर ट्रेनीज थे। तो उनके 2 बैचेस आए, तो अराउंड 30 लोगों के बैचेस थे। तो 2 स्लोप डिसाइड हुए, एक ब्रह्मताल ट्रैक और एक बागजी बुग्याल। तो हम 2 ट्रैक में उनके ग्रुप्स को डिवाइड करके ट्रैक पे ले गए। इनफैक्ट उनमें से एक ग्रुप का ट्रैक लीडर मैं ही था,
बागजी बुग्याल ट्रैक का, क्योंकि बहुत सीवियर और सीनियर ऑफिसर, तो मैंने सोचा एक ग्रुप मैं खुद ही लीड करता हूँ। तो बागजी बुग्याल ट्रैक में अराउंड 30 पार्टिसिपेंट थे हमारे साथ, और उनके डिपार्टमेंट के हेड्स थे और साथ में उनके एडमिन डिपार्टमेंट वाले लोग भी थे। और के पाठक सर ने उन लोगों को आने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी थी। ऐसा नहीं कि किसी को ट्रैक पे भेज दिया, उनको पहले आने से पहले एक्सरसाइज, रनिंग और उनका बीपी और पूरा फिटनेस करके मेडिकल सर्टिफिकेट करके भेजा था ट्रैक पे। तो जब हम बेस कैंप पहुँचे बागजी बुग्याल, तो फर्स्ट डे जब पहुँचे हम, वो अराउंड 7,000 अप्रॉक्सीमेट एल्टीट्यूड है फीट में। तो वहाँ बेस कैंप में रुके रात को। सब लोग पहुँचे, हमारे रात को ट्रैक ब्रीफिंग हुई, हम लोगों ने उन लोगों को मेडिकल टेस्ट लिया, सबका ब्लड प्रेशर नापा, ऑक्सीमीटर नापा। सब लोग फिट थे, सब लोग एनर्जेटिक थे। नेक्स्ट डे जब हम लोग उस बेस कैंप से, मतलब जो विलेज है वो घेस विलेज है, और वहाँ से जो पहले दिन का ट्रैक होता है, ऊपर एक गांव होता है, गांव करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं है। वहाँ पहुँचे हम लोग। तो रात को सब लोग ने वहाँ पे कैंप किया, सब लोगों ने खाना वाना खाया, हम लोगों ने सबका फिर से फिटनेस टेस्ट लिया। तो रात को ऐसे ही हम लोग सेशन करने लगे, हम लोग आपस में सब कुछ बात करें, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये स्टोरी बहुत आगे जाके ना बहुत चेंजेस आए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह योगा हुआ, एक्सरसाइज हुई। तो हम सबसे पूछते हैं सारे पार्टिसिपेंट ओके हैं, आप लोग आगे का ट्रैक कंटिन्यू के लिए रेडी हैं? तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट उन्होंने बोला मुझे कि राकेश जी, मैं आगे आज जाना नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस चले जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे गाँव में रुक जाऊँ और अगले 2 दिन का ट्रैक नहीं करूँगा। तो मैंने पूछा सर आप फिट हैं? तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हम पहचान जाते हैं कि अगर आदमी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा था ठीक है, बट उनको ट्रैक करना नहीं था। क्योंकि कई लोग क्या होता है जब माउंटेन में आते हैं तो उनको होम सिकनेस या कैसे कुछ फील होता है कि उनको लगता है कि यार कंफर्टेबल नहीं हूँ टेंट में सोना ये। तो मैंने बोला था ठीक है, आप एक काम कीजिए, नीचे गाँव में हमारे गेस्ट हाउस में रुकिए, हम बाकी लोग ट्रैक करके आएंगे, फिर आप उनको रिजॉइन करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, खाना ना खाया, बाकी टीम अपना रेडी हो रही थी। मैंने एक ट्रैक गाइड और एक घोड़ा अरेंज किया उनके लिए, जो हमने बोला जहाँ पे नहीं चल पाएंगे तो एक घोड़े में बैठ जाएंगे, और गाइड उनका बैग लेके वापस निकल गया कैंप से। तो विद इन 20 मीटर्स चले होंगे, मतलब सपोज यहाँ से 20-25 मीटर चले होंगे, अचानक मैं देखा कोई वहाँ पे बैठा है, अचानक कोई बैठा हुआ नज़र आया मुझे। तब तक गाइड वहाँ से चिल्लाया कि सर एक बार यहाँ आना। मैं दौड़ के तब तक उनके पास पहुँचा, तब तक देखा उनके मुँह से झाग निकलने लग गया था। हाँ, सडनली उनके मुँह से झाग निकला। तो मैंने अपनी टीम को आवाज़ दी। जब टीम को आवाज़ दी तो मेरे जितने ऑक्सीजन सिलेंडर थे, मैंने फटाफट बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ। और 3-4 ट्रैक लीडर थे हम लोग, तो हम लोगों ने सब फटाफट CPR देना स्टार्ट किया 1 बाय 1, क्योंकि CPR 2-3 घंटे तक देना होता है। तो बैक एंड में दूसरी टीम डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करती है हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट में। हमने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को कॉल किया, हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए बोला। ऑल द टाइम क्योंकि गवर्नमेंट का इतना बड़ा सीनियर ग्रुप था तो सब कुछ फटाफट अरेंज हो गया। तब तो देखा CPR देते हमें धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस नज़र आए, और पूरे के पूरे उनके मतलब पल्स रेट गायब हो गया। तो हमें रियलाइज़ हो गया था कि ही इज़ नो मोर, अब नहीं है अब वो। बट फिर भी हमने इमीडिएटली उनको स्ट्रेचर में डाला और नीचे को लेने लगे। जब तक हॉस्पिटल पहुँचे तब तक का वो उनके वो कोलैप्स हो चुके थे। अब इतना बड़ा प्रोग्राम, बाकी ग्रुप ऑल्दो उन्होंने कंटिन्यू किया, बट ये लोग वापस पहुंच गए बिहार, समाओ उनके पहुंचे। बट बिहार में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई कि एक ऐसा ऑफिसर्स की लाइफ को डेंजर में डाला। के पाठक सर अपने पूरे के पूरे सर्विस में ना बहुत ज़्यादा कड़क ऑफिसर रहे, तो उनके लिए बहुत सारी वो भी आने लगे कि बिना नेगेटिव प्रोपेगेंडा कि ऐसे ऑफिसर्स को भेज दिया, माउंटेन में डेंजर में डाल दिया। बट ये नहीं, बट वो कभी भी अपने ना डिसीजन से कभी हिले नहीं। उन्होंने बोला कि यार देखो, कोई अगर फिट नहीं है, कुछ नहीं है, और क्योंकि माउंटेन में रिस्क तो है, कार्डियक अरेस्ट किसी को कहीं भी आ सकता है। बट उन्होंने कितने दिनों का ट्रैक था ये टोटल? था करीब 6 डेज का, और फर्स्ट डे के एंड पे सेकंड डे मतलब फर्स्ट डे तो हम रोड हेड में थे, ट्रैक पहले दिन का ही था, मतलब फर्स्ट डे ही हमने ट्रैक किया था। तो बट उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि वो गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने ऑफिसर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही भेजा था। बट उसके बाद के पाठक सर के लिए बहुत सारा न्यूज़ में चलने लगा कि एक ऐसे एक राक्षस ऐसा, हाँ ऐसा कुछ जालिम इंसान ने भेज दिया, डिक्टेटरशिप है, ये बहुत सारे कुछ बोला उनके लिए, ऑथोरिटेरियन। हाँ।
बट और वो बाकी डिसीजन में भी बहुत अपने कार्यकाल में वैसे रहे हैं, हमेशा उनके बारे में हमेशा ऐसे ही रहा है। बट फिर उन्होंने हमसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, हमारी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन हुई, टूरिज्म डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, जिससे उनको ये चीज़ हुआ, जिससे वो कोलैप्स हुए थे। बट उसके बाद के वाटा सर ने एक डिसीजन लिया कि मेरे जितने भी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो डीजी थे, कि जितने लोग यहाँ ट्रेनिंग करने आएंगे, दे एवरीवन विल गो थ्रू द वन ट्रैकिंग प्रोग्राम। दे ऑल हैव टू बी फिजिकली फिट और सब के सब ट्रैक करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स आए और वो एक ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो उनका ये था कि आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं करना है, आपको अपनी फिटनेस का पे भी भी ध्यान ध्यान रखना है। देना है। तो उसके बाद उन्होंने उसको डबल सीरियसनेस के साथ काम करना आप अगर शुरू किया। बीपार्ट में कंपलसरी करा दिया। हाँ, हम बीपार्ट गए। उसका बीपार्ट इंस्टीट्यूट में अगर आप देखेंगे, वो बहुत नया इंस्टीट्यूट बनाया गया में। वहाँ पे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पे लोगों को एक्सरसाइज होती है, योगा टीचर हैं, और वो बहुत मतलब अंडरगो होता है। फिर उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि मैं इनको एक कंचनजंगा एक्सपीडिशन कराऊंगा, जो कि कंचनजंगा बेस कैंप, जो गोईचला ट्रैक है। और बट मैं वहाँ के जो ट्रेनीज हैं ना, उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन कैंप सेलेक्ट किया, बहुत लोग आए, 50 पार्टिसिपेंट उन्होंने सेलेक्ट किए कंचनजंगा बेस कैंप के लिए। 25-25 के 2 बैचेस बनाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3 महीने की हार्ड ट्रेनिंग दी उन लोगों को। और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं 3 से 4 बार तो हमें बिहार बुलाया गया कि आप ट्रैक कराने वाले हो, आप इनकी ट्रेनिंग देखो हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसी आपने डिमांड की है इस ट्रैक के लिए, इतनी मिनिमम फिटनेस रिक्वायरमेंट है, ये अकॉर्डिंग टू स्टेज वाइज स्टेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके लिए 3-4 विजिट हमारे कराए। 5 किलोमीटर 30 मिनट्स में उनको कवर करना था, तो कवर करना था, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, देयर इज़ नो वो, ठीक है। और सुबह उठना है, डाइट चार्ट था, सब कुछ था। और वो सब मतलब मुझे लगता है के पाठक सर अगर नहीं होते तो ये पॉसिबल भी नहीं था, उनकी स्ट्रिक्टनेस। 50 के 50 लोग गए और 50 के 50 लोगों का सबमिट हुआ विदाउट एनी कैजुअलिटी, विदाउट एनी डिफिकल्टी। और ये, और ऐसा नहीं कि केवल एक, उसका हर ईयर एक तो कंचनजंगा किया। और मुझे लगता है हम 3-4 हज़ार लोगों को उनके यहाँ ट्रैक करा चुके हैं इसके बाद। मतलब ये कह सकते हैं कि इसको कहते हैं ओवरकम। जो उन्होंने किया था ना, लाइक ऐसे इंसिडेंट के बाद Negativity, जी कुछ हाँ। भी मना हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, अब करना है तो इजी ट्रैक में इंसिडेंट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ना, अब इसके बाद डिफिकल्ट Difficult करेंगे करना है। और सब करेंगे। हम देखिए उसके बाद लेकिन फिर किया भी, और किया भी ट्रेनीज का है। और ट्रेनीज की परफॉर्मेंस आप देखिए, हमने उनको बोला था आधे घंटे में 5 किलोमीटर आपको कवर करना है, लेकिन ट्रेनीज 25 to 27 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर कवर कर रहे थे। मेल हो फीमेल हो, सब कर रहे थे। नहीं, हमने जब वो ट्रेनी से बात की, जब हम स्लोप में भी ले गए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था। उन्होंने बोला कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट से कोई लाइफ चेंज ही नहीं होती। उन्होंने उन लोगों को इम्प्रूव किया। उसमें के पाठक सर को तो कोई बेनिफिट नहीं था, मुझे लगता है। बेनिफिट तो उन लोगों को जिन्होंने वो ट्रैकिंग करी। और वो लोग चेंज हो गए। मतलब आज भी हमें कई लोग कांटेक्ट करते हैं और वो लोग आते रहते हैं रिपीटेड ट्रैक में। मतलब बीपार्ट नहीं लेके आया तो खुद से आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ चेंज हुई। तो ये हैट्स ऑफ है के पाठक सर के। सीरियसली लॉट ऑफ अप्रिशिएशन। मतलब सर ने जो डिसीजन लिया और सेटबैक से झुके नहीं। इनफैक्ट आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी ऐसे ट्रेडिशंस हैं। आर्मी में अगर, हाँ, हमारे जैसे पैराशूट रेजिमेंट में अगर कोई कैजुअलिटी होती है, पैराशूट नहीं खुलता है, किसी को चोट लग जाती है, तो इमीडिएटली इवन द सेम इवनिंग या द नेक्स्ट डे मॉर्निंग हर कोई जा करके, जितने पैराट्रूपर्स अवेलेबल हैं, जाके जंप करते हैं। एक्चुअली हम कमांड जंप बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर स्टेशन में है, वो उससे लेकर एंड जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जेसीओज होंगे, वो सभी जाएंगे, जंप कर रहेंगे। तो उससे एक मैसेज आता है कि ऐसा नहीं है कि सीनियर्स ने नहीं किया, नीचे वाले ही कर रहे हैं, उसकी इंजरी हो गई या चोट लग गई या कैजुअलिटी हो गई, सब जाते हैं। एंड एक वो ट्रस्ट एंड विश्वास फैलता है कि भाई उससे ओवरकम हाँ, नहीं हो जाता। एक हल्का सा डर सा भी होता है ना। इवन एयरफोर्स के अंदर अगर कोई भी जिसमें इजेक्ट करना होता है या क्रैश होता है, एयरक्राफ्ट या कुछ भी होता है, इंसिडेंट हादसा होता है, तो एवरीबडी, जितने पायलट्स हैं वहाँ, एवरीबडी टेक्स ऑफ। सारे फ्लाइंग होती हैं, सो दैट गेट ओवर करते हैं। बिकॉज आप रोड पर अगर एक एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसा नहीं है ना कि सड़क बंद कर देंगे या ड्राइव नहीं करेंगे। हाँ, ये बोला कि कभी किसी, अगर तुम ट्राई करते रहोगे कभी हार नहीं होगी। तो ये उनमें से लोग हैं। रियली मतलब गुड टू नो कि ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऐसे पुश किया है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि सारे गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट जितने भी जॉब्स हैं, उन सब में हर साल एक इस तरह का कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए कि कुछ आउटडोर या उन्होंने स्पोर्ट्स। मुझे ना सर एक चीज़ बोली थी जब मैं और संदीप उनसे मिले थे ऑफिस में जाके,
कहते हैं कि राकेश कंफर्ट जोन हम ऑफिस में बैठ के हमें हमेशा मिलता है, लेकिन जब हम ट्रैक से वापस आते हैं और जब हम अपनी जॉब को दोबारा कर रहे होते हैं तो हम माइंड में याद करते हैं कि उस दिन ऐसा वेदर था और हम लोग गए, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम्स दिखती नहीं है। वो बोल क्योंकि वो खुद भी ट्रैक कर चुके हैं, तो बोलते हैं कि यार वो मैं अपने ऑफिसर्स को ये सिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है जो तुम अभी देख रहे हो, प्रॉब्लम वो थी जब तुम ट्रैक में फंसे थे। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। और उनको देख के ना एक हमारे गूज़बम्स आने लग जाते हैं जब उनके वो थॉट प्रोसेस और उनसे बात करते हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स तो होने चाहिए। तो कुछ चैलेंजेस होते हैं ट्रैकिंग में, है ना, जो पाठक सर ने भी जिक्र किया कि चैलेंजेस तो वो थे, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं, अगर हम बोलें कि क्या खतरे हैं या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस बहुत सारे आए, मतलब जब हम लोगों ने ट्रैक TTH ट्रैक वाला स्टार्ट की तब भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, और इनफैक्ट आगे कोई भी काम करेगा या लाइफ में तो उनको भी आएंगे। हमारे तो इनिशियली स्टेज में आया था जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी। लाइफ लॉस का ही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि जब भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो लाइफ का ही खतरा सबसे बड़ा रहता है। ये तो इस मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, तो हमने ट्रैक जब स्टार्ट की 2010 में 11 में एक ट्रैक पे लेके गए थे हम लोग रूपकुंड ट्रैक पे। तो एक ग्रुप था, अराउंड 12 लोगों का ट्रैक था, और हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट किया था। पहले दिन का ट्रैक करके हम रूपकुंड में जब पहले दिन जाते हैं तो दीदना विलेज, रूपकुंड द फेमस जिसमें स्केलेटन वगैरह, या उस ट्रैक की ये इंसिडेंट है, और बहुत सुंदर ट्रैक है। और ये मेरे साथ हुआ था, तो हमारे सीज़न का सेकंड ट्रैक था जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी। तो ये शुरू में हमारे साथ चैलेंज हुआ था, और ये चैलेंज से तो मैं खुद बहुत 1-1.5 साल लगा था मुझे उभरने में। तो हुआ ये कि जब हम पहले दिन 12-13 लोग थे और काफ़ी सीनियर ट्रैकर्स थे, सारे एक्सपीरियंस ट्रैकर्स थे, और बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के लोग आए थे। उसमें कुछ मिनिस्टर्स की फैमिली भी थी जो ट्रैक करने आए थे। तो हम पहले दिन पहुँचे, दीदना विलेज पहुँचे। दीदना विलेज में सब लोग साथ रहे और खाना वाना खाया, सब कुछ अच्छा चला। जब दीदना विलेज से अली बेदनी जाते हैं तो एक बुग्याल आता है मिडोज, उससे पहले एक जगह पे है जहाँ पे टी लाइन ख़त्म होती है, ट्री लाइन, वहाँ पे एक हट बनी है, वहाँ पे हम लोग कैंप करते हैं। तो जब हम अली बेदनी बुग्याल पहुँचने वाले थे, तो जैसे जब कैंप पहुँचते हैं उससे अराउंड, क्योंकि जनरली वेदर टर्न ऑफ होता है लंच के बाद, मतलब आफ्टरनून के बाद वेदर ख़राब होता है माउंटेन में। तो हम भी ऐसे ही अराउंड 2 बजे के आसपास कैंप पहुँचने वाले थे। तो सडनली मौसम पैक हुआ, तो मुझे याद है कि हम लोग कैंप पहुँचने वाले थे, तो मैंने अपनी टीम को बोला यार वेदर ख़राब हो रहा है, सब लोग, और हल्की हल्की हवाएं चलने लगी थी और एक वो हेल जैसे आ रहे थे। तो मैंने सब टीम मेंबर को बोला, जितने भी हमारे साथ ट्रैकर थे, कि आप अपनी एक पोंचो वगैरह डाल लो, क्योंकि अब कैंप पहुँचने वाले और बारिश भी स्टार्ट हो रही है। तब तक सब लोगों ने अपनी अपनी जैकेट पहननी स्टार्ट की, जनरली जब होता ही है। तो हम रेस्ट कर रहे थे और वो लोग जैकेट पहन रहे थे। मतलब हार्डली हम लोग 10 मिनट चलेंगे, आवाज़ आई बहुत ज़ोर से लाइटनिंग की, और वो ऐसा लगा लिटरली हमारे सामने गिरी। और मैं और मेरे साथ करीब 12 लोग थे, तो और एक गाइड था, तो गाइड सबसे पीछे चल रहा था, मैं किसी के साथ सबसे आगे मैं चल रहा था टीम मेंबर के साथ। मैं सबको देखने आया, मतलब हार्डली 4-5 मीटर गैप रहा होगा, हमारा एक ट्रैकर आगे गिरा हुआ था। जब तक मैं उसके पास पहुंचा, उसके ऊपर लाइट गिरी हुई थी एग्जैक्टली उसके, हाँ, और वो ऑन द स्पॉट, क्योंकि लाइटनिंग इतना खतरनाक होता है कि आदमी ऑन द स्पॉट पूरा बर्न हो जाता है। मतलब वो मुझे स्मोक की स्मेल आ रही थी। मतलब उसके पास मैं जब तक पहुंचा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ छोड़ दिया। मतलब ही ऑलमोस्ट कोलैप्स इन हार्डली, ये मैं बोल रहा हूँ विद इन अ सेकेंड हुआ था, मतलब 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं होगा, 40-50 सेकेंड में ये सारा कुछ हो गया। जब तक उसके पास पहुंचा, देखा मुझे बर्न की स्मेल आई, और सारा का सारा ग्रुप, क्योंकि वो पूरे के पूरे सारे फ्रेंड्स थे, बर्न की स्मेल बाहर से वो बिल्कुल सही दिख रहा था। एक्चुअली अंदर बर्न हो जाता है बिकॉज वो लाइट आपकी पास होती है बॉडी से। हाँ, और जब मैंने उनके शूज रिमूव किए तो मुझे उनके सॉक्स जले हुए नजर आए। तो जब मैंने पूरे बॉडी में सिर्फ सॉक्स जला हुआ, पूरे बॉडी में पूरा सॉक्स जले हुए, वो नीचे से पास हो गई होगी। उनको हेड के आसपास कहीं से स्ट्राइक हुआ था, और जो निकली थी वो पीछे शूज के पास से लाइट पास हुई थी, होती है तो जहाँ से पास हुई थी वहाँ पे सॉक्स का एरिया पूरा ऐसे जला हुआ था। मतलब वो इतना भी नहीं था कि वो कुछ बोल पाते या कुछ पाते, क्योंकि जब तक मैं उनके पास पहुंचा, बस मुझे उन्होंने हाथ छोड़ता हुआ नजर आया मेरा, बस इतना ही मुझे नजर आया। वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। उसके बाद हम सारे ग्रुप को उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग नहीं जाएंगे। फिर सारा ग्रुप वापस आया नीचे लोहा जंग जहाँ पे पहुँचते हैं। फिर हम समहाउ उनकी बॉडी को नीचे लेके आए, पूरे स्ट्रेचर वगैरह से अपनी टीम बुलाया, फिर नीचे लाए। जब हम लोग उनका पोस्टमार्टम तब पता चला कि उनके अंदर के पूरे ऑर्गन्स जल गए थे, क्योंकि वो पूरे ब्लैकआउट हो गए थे। उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसा हुआ।
और हम भी खुद वहीं उस पोस्टमार्टम में थे, तब देखा हमने, तब पता चला कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। वो पहला इंसिडेंट था जब हमने किसी की लाइफ लॉस होते हुए देखा था, तो वो एक था जो हमारे आपने लिए बहुत start ही अच्छा- किया। और हमने स्टार्ट ही किया था, तो ये एक बहुत चैलेंज था हमारे लिए। और ये कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। आप लाइटनिंग इनफैक्ट जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में वो पोस्ट हैं एंड आपको पेट्रोलिंग करनी है, तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस होते थे कि अगर लाइटनिंग हो रही है, आसपास अगर लाइटनिंग हो रही है, तो जनरली आप बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, वेपन को आप अलग कर देंगे, कोई भी मेटल चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर दूसरी रिज लाइन पे लाइटनिंग हो रही है, आप तब भी प्रिकॉशंस लेते हो, मतलब बिकॉज मेरे साथ खुद हुआ है कि हम 3-4 लोग जा रहे हैं, एक छोटी सी पेट्रोल थी कहीं पर, दूसरी रिज लाइन पर लाइटनिंग हुई और उसका जो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट बना, उसने हम चारों को फेंक दिया। एंड जनरली अम्ब्रेला हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हाई ऑल्टीट्यूड में कि अगर लाइटनिंग हो रही है तो वो एक, हाँ, बिकॉज वो आपके ऊपर है और उसके ऊपर एक जनरली वो एक टिप टाइप की निकली हुई होती है, तो वो अट्रैक्ट करेगी। तो बड़ी सारे प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको लेने पड़ते हैं, बिकॉज बहुत हैवी इफेक्ट है उसका, बहुत हैवी करंट है। अब तो लेकिन काफ़ी इक्विपमेंट इम्प्रोवाइज भी हो गया, लाइक जैसे अम्ब्रेला है वो पूरा उसका रॉड कार्बन फाइबर का बनता है। पहले वॉकिंग स्टिक आती थी मेटल की, अभी भी लोग मेटल की यूज़ करते हैं, बट अगर आप प्रीमियम क्वालिटी जाएंगे तो सारी कार्बन फाइबर में आ गई हैं, ताकि आप हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, कुछ भी इलेक्ट्रिक मेटल कुछ हो ही ना आपके पास। अपने ही इंसिडेंट बताता हूँ, मैं बाली पास ट्रैक लीड कर रहा था, तो उसमें हम जब 20 लोगों का ग्रुप ले जाते हैं तो हर किसी की फिटनेस एक जैसी नहीं होती, कईयों की सही होती है, कईयों की कम होती है। सबको हम को ना एक फिटनेस चार्ट देते हैं, कैसे एक्सरसाइज करनी है वो सब हम बता के रखते हैं कि कैसे आपने करके आनी है। और वो करके आते होंगे। देखो हर किसी के घर जाके आप खड़े होके नहीं करा सकते हैं। आप कितना भी हमें फ़ोन में ईमेल में झूठ बोल दें कि मैं कर रहा हूँ, बट एट द एंड आप मदर नेचर के आगे नहीं झूठ बोल सकते। आपने जो पास्ट में किया होगा वही आपको प्रेजेंट में एज ए रिजल्ट मिलेगा। तो मैं ट्रैक लीड कर रहा था, तो राकेश को बताया रुनसारा ताल तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत इजी है, gradual है वो ग्रेजुअल धीरे धीरे चलते तो हर कोई चल जाता है। वो ना पीछे से थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे, मतलब इजी कह रहा हूँ, उसमें भी वो 40 मिनट लेट पहुंच रहे थे एक पार्टिसिपेंट। उसके बाद फिर 2 कैंप और लगते हैं, ओडारी कैंप लगता है, कोल कैंप लगता है, उसके बाद सबमिट होता है। तो जब हम ओडारी कैंप के लिए जाने लगे, वो स्टीप असेंट है और वहाँ से ना उनकी स्पीड धीरे धीरे करके कम होने लगी और वो ऑलमोस्ट बाकी टीम से 1.5 घंटा लेट पहुँचे ओडारी। 1.5 घंटा। अब ओडारी कैंप ऐसा है कि देयर यू हैव टू टेक द डिसीजन, आइदर अ पर्सन विल गो अहेड और ही हैज टू डिसकंटिन्यू हिज ट्रैक। क्योंकि कि क्या ऑल्टीट्यूड है आगे जाने के लिए? वो अराउंड समिट अराउंड 16,000 फीट पे है और जो कैंप है वो अराउंड 14,500 फीट पे है। 14,500 पे है। तो 14,500 पे आपको ये डिसीजन लेना है कि या तो मैं आगे ले जाऊंगा या तो, क्योंकि उसके बाद आप आगे ले गए तो फिर पीछे नहीं ला सकते, क्योंकि पीछे लाने में 2 दिन लगेंगे और वो फिर लोगों का ट्रैवल प्लान सब कुछ रहता है। तो दैट इज़ द कैंप जहाँ से आपको डिसीजन लेना है। अब मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया, मैंने कहा कि सर आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी फ़िटनेस इतनी नहीं है, तो अब आपको वापस जाना होगा। आप 5 साल का टाइम है हमारे साथ, हम वैसे भी आपने एक बार एनरोल कर लिया तो 5 साल तक आप कितनी बार भी फ्री में हमारे साथ उस ट्रैक को कर सकते हो। एक चीज़ ऐड करूँगा, जो उसका समिट है, समिट से जब नीचे उतरते हैं वो नाइफ रिज है, वो इतना ट्रिकी डिसेंट है कि अगर किसी का डिसबैलेंस एक भी हुआ ना तो सीधे फॉल होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पर ट्रैक लीडर का बहुत मतलब टफ डिसीजन होता है कि किसको मैं ऊपर ले जाऊँ, किसको नहीं ले जाऊँ। तो वहाँ पे फिर आप 5 years वाला बता रहे थे, दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट इज कि हमारे साथ ये है कि अगर आपने हमारे साथ किसी एक ट्रैक को एनरोल कर लिया है, हाँ, तो और आप हमने आपको रिसीव कर लिया बेस कैंप में, आप हमारे पास पहुंच गए, उसके बाद आप उस ट्रैक को करो ना करो, आपका सबमिट हो गया, बीमारी के वजह से वापस आ गए या आपने पूरा कंप्लीट भी कर लिया और उसके बाद आप उस ट्रैक को दोबारा करना चाहते हो उसको, तो आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए, आप उस ट्रैक को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। वाह। बिकॉज सी हिमालयाज ना ऐसा नहीं है कि आपने समर्स में जैसा देखा होगा विंटर में वैसा ही दिखेगा, विंटर में उसकी कोई दूसरी ब्यूटी दिखेगी। और आप देखना चाहते हो तो सी हम चाहते हैं कि चारों सीजन देख सकते हो। देखो तो आप
उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ आके कर सकते एंड ये उनके लिए भी अच्छा है कि सपोज I hope you are prepared for this. So exploit नहीं बट ये उनके लिए भी अच्छा है कि जो आपने बताया ना कि जो तैयारी नहीं करके आए एंड फिर क्या होता है जब वो हिमालय दिखता है, ऑल्टीट्यूड दिखता है पैर के नीचे, तब पता लगता है कि अच्छा नहीं अभी कुछ गड़बड़ है। एंड अगर ट्रैक लीडर कह रहा है कि आप वापस जाइए तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके ऐसा नहीं हुआ कि पैसा खराब हो गया यार दोबारा से मेरे को पैसे देने होंगे, वो सारी चीजें। तो उसमें तैयारी नहीं है तो आप वापस जाइए, दोबारा से तैयारी कीजिए, पैसे देने की जरूरत नहीं, आप फ्री में कर लो हमारे साथ 5 साल के अंदर। तो वही सर को बोल के कहा कि सर आप जाइए नीचे। तो होता क्या माउंटेन्स में ना थोड़े बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि सर आई एम द ट्रैक लीडर, आई एम टेकिंग द डिसीजन, इसके आगे मैं अब आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आई हैव टेकन द डिसीजन और आपकी फिटनेस नहीं है, अब आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्सफुली उनको भेज दिया। अब मैं ऑफिस में मतलब मेरा ट्रैक ख़त्म हुआ नहीं, ऑफिस में पहले एक बहुत बड़ी फीडबैक ईमेल आ गई कि संदीप इज़ अ वेरी डीमोटिवेटिव और वो मोटिवेशन की देता ही नहीं है ट्रैकर्स को। और मेरा ट्रैक मैं ओडारी तक पहुंच गया था, इतने सारे कैंप क्रॉस करके मैं ओडारी तक पहुंच गया था। हमने कहा ओडारी तक तो हर कोई पहुंच जाएगा, बात तो उसके बाद की है। कह रहा अगर वो मेरे को थोड़ा सा भी मोटिवेट करता कि नहीं सर आपसे हो सकता है, मैं आपको लेके जाऊंगा, धीरे धीरे करके चल लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ना थ्योरेटिकली हो सकती है बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक ट्रैक लीडर को पता है कि यार जो ओडारी में 1.5 घंटा लेट आ रहा है, अब वो कोल कैंप पहुंचते समय 2.5 घंटा लेट होगा, सबमिट में वो 3 घंटा लेट होगा, और उसके बाद वो जो डिसेंट है उसमें सारे ग्रुप को एक साथ ले जाना है, और उसमें ऐसा आदमी जा रहा है जो 3 घंटे लेट पहुंचा है, इसका मतलब वो अपना 90-95% बॉडी एग्जॉस्ट कर चुका है। बाकी रेस्ट ऑफ 5% में आप अगर डिसेंड करोगे तो आपके स्लिप एंड फॉल होंगे, एक्सीडेंट होंगे, और बाकी सब वो 3 घंटा कम ऑक्सीजन में वेट करेंगे उसके लिए। वेट, क्योंकि सबमिट में आपको सबका वेट करना है, आप 3 घंटे वो उसका वेट करेंगे वहां पे, फिर वो आएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका सबमिट नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए ना वो उसकी भी लाइफ रिस्क में है, बाकियों को भी रिस्क दे। नहीं अब ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि लोगों को आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास लीगल नोटिस आते हैं कि लीगल नोटिस ये नहीं होता कि आपने मुझे खाना गंदा दिया या आपने मुझे रात को सुलाया नहीं। मैं लीगल नोटिस में आता है कि मुझे मोटिवेट नहीं किया आपके ट्रैक लीडर ने, आपके मतलब सेफ्टी को लेकर कोई उसकी इंटेंशन ही नहीं थी मुझे सबमिट कराने की। मैंने कहा मेरे साथ 20 लोग जा रहे हैं, ये चीज़ ना हर ट्रैक लीडर के साथ होती है। 20 लोग जा रहे हैं, मेरी इंटेंशन सिर्फ आपको लेके क्यों खराब होगी कि मैं आप ही को डिमोटिवेट करूंगा कि नीचे चले जाओ, बाकी या तो मैं पूरे ग्रुप को डिमोटिवेट करके नीचे ले जाऊंगा, चलो मेरे 2 दिन बच गए छुट्टी मैं बाकी 18 को ले जा रहा हूँ, तो 19वें को ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? इट्स इज वेरी सीरियस चैलेंज। ये बताइए आप लोग कैसे जज करते हैं? कोई पैरामीटर्स वगैरह है जिससे पता चलता है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जब एक बार कोई ट्रैक में पहुंच जाए और जिस एल्टीट्यूड से ट्रैक लीडर को लगता है कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है, और हम उस तब कैसे जज करते हैं उसके लिए पहले एक अलग तरीके होते थे, अब अलग तरीके हैं। पहले तो एक हम सिंपल लाइन खींचते थे जिसमें 10 मीटर की लाइन होगी और ट्रैकर को उसके ऊपर चलना होगा। अगर वो थोड़ा भी डिसबैलेंस है, क्योंकि जनरली AMS एक ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जिसमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है और उसमें थोड़ा सा डिजीनेस, बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो वो उस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाते हैं। इवन इनफैक्ट 10 मीटर नहीं चल पाता, 10 मीटर वो सीधी लाइन सीधा नहीं चल पाते, उसको डिसबैलेंस होता है, या कई बार स्पीच में प्रॉब्लम आती है, वो ढंग से बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और कई बार तो लोग ऐसे जैसे मैडली पीपल बात करते हैं वैसे बात करते हैं कि मुझे अभी ट्रेन कितनी देर में आने वाला है। ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिसमें लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब तो ट्रेन आने वाली है, आप जल्दी जल्दी चलो, ऐसा भी हुआ है। हाँ, इनफैक्ट ऐसे भी हुआ है। तो ये क्योंकि जस्ट बिकॉज आप लोग भूतों पे विश्वास रखते हो? पहाड़ों में मैंने सुना है काफी होते हैं, बट लकीली अब ट्रैकिंग थोड़ा एडवांस लेवल में आ गई है। अब डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें ऑक्सीमीटर्स है, जिसमें हम उनकी पल्स और ऑक्सीजन मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि अगर उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन आ गया है, और फिर रैपिडली 2-3 बार चेक करते हैं। और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, उसके लिप्स थोड़े ब्लू होने लग जाते हैं, आइजेस थोड़ा रेड होने जाती है, स्लीपी फील करता है, वोमिटिंग आने लग जाती है, हेडेक नहीं जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सारे अपने पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, फिर ट्रैक लीडर को लगता है कि दिस इज़ डेंजरस, अब इसको लेके जाना मतलब इसकी लाइफ को थ्रेट में डालना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, AMS एक ऐसी सिकनेस है जिसमें बॉडी में ड्रामेटिकल चेंजेस आते हैं। अगर आप सपोज आपको अगर कुछ भी फील हो रहा है, उस टाइम आप कुछ भी बोलेंगे वो मान लेगा।
आपने बोला आप नीचे भेजना है, वो नीचे भेजने के लिए भी रेडी हो जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी जैसे ही कंफर्ट जोन में आती है, मतलब जैसे ही अल्टीट्यूशन होता है, वो इमीडिएटली ठीक हो जाता है, बोलता है मैं तो ऊपर फिट था, मुझे वापस क्यों भेजा। मतलब ऐसा हुआ है, जबरदस्ती भेज दिया। मुझे जबरदस्ती भेज दिया। मेरे साथ एक बार एक रेस्क्यू हुआ था बेदनी बुग्याल में, जो उसमें 2 लोगों को, हमारा एक ट्रैक लीडर था, उसका कॉल आया कि 2 लोगों को EMS हो गया, इमीडिएटली रेस्क्यू करना पड़ेगा। ऑल्दो वो बहुत अच्छी फैमिली से थे, गुजरात की किसी बिजनेस फैमिली से थे। लकीली हेलीकॉप्टर भी अरेंज हुआ, बेदनी बुग्याल में हेलीकॉप्टर पहुंचा, उनको हेलीकॉप्टर बैठाया, गौचर में हेलीपैड था, वहाँ वो लैंड हुआ। वो दोनों नीचे, क्योंकि आप सडनली 35 अपना height lose कर दिया, yes. गौचर पहुंचे और वो नीचे लैंड हो गया। उन्होंने अपने घर फ़ोन कर दिया, मैं तो ठीक था, मुझे पता नहीं वापस क्यों भेजा हेलीकॉप्टर से, और वो ऊपर अनकॉन्शियस की है आदत में। तो और उन्होंने बोला, उसकी फैमिली ने बोला, मैं हेलीकॉप्टर का बिल तो हम नहीं उस टाइम पे ना और उस टाइम पे ना इंश्योरेंस भी नहीं होता था, तो उनके लिए हेली कराया, तो हेली ने कहा कि पैसे एडवांस में डालो। हमने उस समय कहा कि हम कंपनी की तरफ से डाल देते हैं, बाद में फैमिली देती रहेगी। जैसे वो उतरे, उन्होंने फैमिली को बोला हम तो बीमार ही नहीं थे, इन्होंने जबरदस्ती बॉडी में ऐसे ड्रामेटिक चेंज होता है, आप सडनली आगे कोई ऐसा तो ये बेसिक रूल होता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत हाइट लूज कर देते हो कि नीचे हेली के वैसे भी डूब गए। तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, बट पहला मोटिव था कि उनको जिंदा बचना जरूरी है, तो ठीक है। बट ये है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसपे एक कैंप साइट में ट्रैकर को वो सारे टेस्ट पास करने होंगे। ऑक्सीमीटर का करना होगा, बीपी का करना होगा, स्ट्रेट लाइन में वॉक करने का करना होगा, और उसके बाद हमारी एक एवरेज स्पीड होती है, वो उसको मैच करनी होगी। वी डोंट वांट कि कोई बहुत फर्स्ट पहुंच गया कैंप साइट में, तभी वो एवरेज स्पीड मैच करनी होगी। जब ये 3-4 पैरामीटर मैच हो जाते हैं, टेस्ट पास हो जाते हैं, तो वी टेक द ट्रैकर टू फर्दर कैंप साइट, अदरवाइज दैट ट्रैकर हैज़ टू डिसकंटिन्यू हिज ट्रिप। जो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था, ऐसे ही हमने रशिया में भी देखा। जब मैं और संदीप एक टीम लेके गए थे, माउंट एलिब्रस है वहाँ पे, यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है, बॉर्डर जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर में। अब वहाँ और इंडिया में क्या डिफरेंस है, मतलब वो लोग कितने प्रोफेशनल्स हैं, और मतलब ऑल्दो हमारे ट्रैकर्स भी बहुत प्रोफेशनल हैं, मतलब हमारे ट्रैक लीडर्स, इवन हम यहाँ ट्रैक किस माइंडसेट से करते हैं और इंडिया से बाहर किस माइंडसेट से करते हैं। जब हम लोग वहाँ एक टीम लेके गए, तो हमारे पास वहाँ का एक लोकल गाइड था, तो उसने सिंपल हमारे सामने रूल सेट किया था कि मैं आगे चलूँगा, आप मुझे क्रॉस नहीं करेंगे। उसने एक सिंपल ट्रैक ब्रीफिंग दी, और आपको जो रूल फॉलो करने हैं वो रूल फॉलो यहाँ जो करते हैं वही रूल वहाँ भी फॉलो करने हैं। वो लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि आप उनको ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर आप ओवरटेक करेंगे तो वो आपको इमीडिएटली बोलेंगे स्टॉप। राकेश और मैंने उनको बताया था कि वी बोथ आर माउंटेनियर, वी इटसेल्फ लीड द ग्रुप एंड एवरीथिंग। तो क्या हुआ कि वो सामने चल रहा था, राकेश और मैं बिल्कुल बगल में उसके साथ साथ बात करते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा बात करते करते बोर हो गए, हम दोनों अपनी अपनी बातें करने लगे। हमने हार्डली राकेश उसको कितने 5-10 स्टेप ओवरटेक क्या होगा, ओनली 5-10 स्टेप्स, उसने वहीं पर ही विसिल बजा दी, कहा यू आर नॉट अलाउड टू ओवरटेक मी, गो बैक। तो दे आर डैम प्रोफेशनल की मैंने कह दिया नो ओवरटेक मीन्स 5 स्टेप भी कंसीडर किया जाता है ओवरटेक। ट्रैक लीडर, वहाँ के ट्रैक लीडर्स की एक और रहती है, अगर आप नहीं कर पा रहे ट्रैक तो बोल देंगे। हमारे साथ एक पर्सन था जो केरल से था, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई एल्टीट्यूड का, तो उसने सिंपली बोला कि योर बॉडी इज़ नॉट कैपेबल फॉर दिस एल्टीट्यूड एंड आई विल सजेस्ट टू गो डाउन, आप नीचे कैंप में चले जाओ और वहीं रुकना। और उनका अपना सिंपल है कि आप अगर नहीं फिट हो तो आपको समिट पे नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट, बोल दिया तो बोल दिया, खत्म करो। हाँ, तो आपको सिंपल है, रूल फॉलो करना है तो आप वापस ले जाएंगे। तो वहाँ पे और वो लोग सेट हैं कि आपका जो है, क्योंकि दे आर क्वालिफाइड, और वो उन्होंने हमें ट्रैक ब्रीफ में क्लियर किया हुआ कि वी आर सर्टिफाइड, वी नो द माउंटेन, वी नो द डेंजरस, जितने भी इसमें डिफिकल्टीज आएंगी तो And you bloody well listen to me. Yeah. सीधा था उसका कि यू आर माउंटेनियर, यू हैव डन थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक इन हिमालयाज, बट दिस एल्ब्रस इज फर्स्ट टाइम फॉर यू एंड आई हैव डन इज मोर देन 100 टाइम्स, सो आई एम मोर एक्सपीरियंस पर्सन फॉर दिस ट्रैक। तो आपको मेरी सुननी होगी वहाँ पे, चाहे आपने एवरेज सबमिट किया है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि शायद वो अंतर होता है। आप लद्दाख में जाइए तो अलग पहाड़ है एंड उसका फील अलग आता है, सिक्किम अगर जाएंगे तो उसका फील अलग आता है, अरुणाचल में अलग आएगा, कश्मीर में, हाँ, तो वो है अंतर। और जिसने जिस माउंटेन्स को जितनी बार क्लाइंब कर रखा है तो हमको उसके एडवाइजेस सुनने चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस यस, क्योंकि सी माउंटेन्स ना हमेशा वहाँ रहेंगे,
आप 10 साल बाद 100 साल आप रहोगे या नहीं रहोगे वो बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि आपके mountain एक नहीं है। रॉन्ग डिसीजन से आप रहोगे नहीं रहोगे ये मैटर कर जाता है। अभी ये जानना चाहेंगे कि जो पूरी ट्रैकिंग इंडस्ट्री है कि किस तरह से भारत में सोशल इम्पैक्ट क्या डाल रही है, या गवर्नमेंट के किस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही है, हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो मैं देखता हूँ तो उसमें लगता है कि सब लोग पहाड़ जा रहे हैं और सब वहाँ पे मैगी के पैकेट और दारू की बोतलें फेंक के आ जाते हैं। तो माउंटेन में एक रूल है जो कहते हैं कि लीव ओनली फुटप्रिंट्स, टेक ओनली फोटोग्राफ्स। हमारा एक इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं हम लोग हील हिमालय। हील हिमालय अपने नाम में एक है कि अगर आप माउंटेन्स को जा रहे हैं तो थोड़ा हील भी करो उसे। अब कहीं भी कोई चीज़ होगी तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ह्यूमंस जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर लोड आएगा नेचर के लिए। अब गवर्नमेंट भी प्रेशर डालती है, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बोलती है कि आप जो चीज़ लेके जा रहे हो वो चीज़ वापस भी लेके आओ। तो हम लोगों ने जब देखा कि यार बहुत सारे, क्योंकि जो भी ट्रैकिंग कंपनीज़ हैं या ऑपरेटर्स हैं वो डेफिनेटली जो ट्रैक कराते हैं वो अपना कूड़ा लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेके आते हैं, लेके आते हैं। लेकिन कई लोग इंडिविजुअल ट्रैकर्स भी जाते हैं जिनको पता नहीं रहता, और कुछ लोग होते हैं जो कूड़ा फेंक देते हैं। इवन कई बार जो घोड़े वाले होते हैं उनके कुछ रैपर छूट जाते हैं, या कई बार कोई लोग फंस जाते हैं और एक्स्ट्रा सामान नहीं ला पाते, वो अपना सामान छोड़ देते हैं। तो कंपनीज को कूड़ा नीचे ला के जमा करना होता है जिससे आप लोगों को वापस वो जो आपने सिक्योरिटी मनी दी होती है वापस मिलती है। कुछ कुछ ट्रैक रूट्स में सिक्योरिटी मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कूड़ा कॉपरेटर की खुद की जिम्मेदारी होती है। तो हमने देखा जब इतने लोग जा रहे हैं माउंटेन में कूड़ा हो रहा है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि यार हम लोग ट्रैक तो कर रहे हैं, हम माउंटेन्स को क्या दे रहे हैं, मतलब व्हाट वी आर गिविंग बैक टू हिमालयाज। तो इतने लोग हिमालय में जा रहे तो हमें भी लगा कि कुछ ना कुछ हमें हिमालय को लिए भी कुछ करना चाहिए। तो क्योंकि कूड़ा इकट्ठा तो हो रहा था पहाड़ पर, तो जब देखा मेरे और संदीप ने और हमारी पूरी ट्रैक लीडर टीम ने बैठ के डिस्कस किया था कि ऊपर हिमालय से हम कैसे ऊपर सारा माउंटेन से कूड़ा नीचे लेके आएँ। तो हमने एक अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसको हमने ट्रैक दे वाले सोसाइटी बोली। उसके अंदर एक कैंपेन थी हील हिमालय, जिससे हम टन्स ऑफ गार्बेज अलग अलग ग्लेशियर से लेके आए। इवन हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे गोविंद नेशनल पार्क बोलते हैं, और दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ से हम हर साल 500 टन गार्बेज लेके आते हैं। 500 टन 500 टन गार्बेज। फिर वो गार्बेज केवल नीचे नहीं आता, वो गार्बेज हम सेग्रीगेट करते हैं जिसमें प्लास्टिक अलग होता है, मेटल अलग होता है और बाकी चीज़ें अलग होती हैं। फिर उसको हम लोग नीचे अलग अलग जो रिसाइकल यूनिट्स होते हैं उसको देते हैं। उससे अगर जो थोड़ा बहुत हमें रेवेन्यू जनरेट होता भी है वो हम वापस वहाँ पे गाँव पे पैसा खर्च करते हैं, कूड़ेदान लगाने में या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने में। संदीप बताएंगे कि हम लोगों ने एक क्या इनिशिएटिव लिया था और कैसे लोकल्स को हम लोगों ने एजुकेट किया कि कूड़ा कैसे हमें मिलना चाहिए। संदीप वाली स्टोरी। ये 500 टन आसान नहीं है। अब जब हमने हील हिमालय प्रोजेक्ट चलाया तो इनिशियली तो हम ना अपने ही ट्रैकरों को कहते थे कि कचरा मत फेंको, या ट्रैक लीडर को कहते थे कि कैंप साइट के आसपास से ले आओ। बट सिर्फ इतने से काम हो नहीं रहा था, क्योंकि और भी बहुत सारे एरियाज थे जो ख़राब थे। जैसे कि ट्रैक के बीच में कई सारे ढाबे मिलते हैं, तो आपको क्या होता है ढाबे के पीछे ना वो बहुत सारा कचरा फेंक के रखते हैं, या फिर वो मैगी का पैकेट बनाएंगे और उस मैगी को अंदर ही जला देंगे। तो एक प्रॉब्लम होती कि वहाँ पे कैसे किया जाए। दूसरा था कि चलो हमने अपना कैंप तो क्लीन कर दिया अपने ट्रैकर को बोल के और ट्रैक लीडर को बोल के, बट जो दूसरे कैंप लगे हैं हर कोई क्लीन करता है, बट कई बार होता है कि अगर 10 लोग ट्रैक ऑपरेट कर रहे हैं उसमें से 8 लोग कूड़ा लेके आएंगे, बाकी 2 कंपनियों ने लेट से छोड़ दिया। तो अब जो कूड़ा दूर छूटा है उसको कैसे लेके आए। तो ये 3-4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ढाबे के लिए क्या करा, ढाबे वालों से बात की जो ऑन द वे पे बनाते हैं। हमने उनको कहा कि देखो एक तो कूड़ा पीछे मत फेंको और इसे जलाओ मत, आपको हम एक थैला देंगे, उस थैले में सारा प्लास्टिक जमा कर दो, और जब आप वो थैला हमें दोगे तो उसके बदले हम आपको 2 किलो 3 किलो चावल या 4 किलो चीनी या जो भी आपको वहाँ पे एक ढाबे में उसको क्या चाहिए होता है ट्रैकर्स को, वो दाल चावल बना दे या फिर चाय बना दे। तो हमने कहा आप उसके बदले हम आपको दाल चावल और चीनी दे दिया करेंगे। तो वो उस दाल चावल चीनी के लालच में उन्होंने कचरा फेंकना बंद किया और खुद भी अपना कचरा भी वहीं रखते थे
और ट्रैकर्स को भी कहते थे कि किसी का भी कचरा है तो इस थैले में भरो जितना जल्दी थैला भरेगा उतनी जल्दी उनके पास चावल दाल आएगा। तो बस ठीक है, बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छा हुआ। 2-3 किलो Incentive, चावल के बदले yes. वो उतना माउंटेन गंदा नहीं हो रहा है। तो एक तो वो था। दूसरा, जो दूसरी कैंप साइट गंदी हो जाती थी और फिर उसको क्लीन करने के लिए हम बीच ट्रेल में ना हमने ऑफर्स निकाले ट्रैकर्स के साथ कि आप हमको लेट से 1 किलो प्लास्टिक का कूड़ा आप लाके हमारे कैंप में दे दो, हम आपको एक वाउचर दे देंगे। और देखो, हर किसी को तो फ्री ट्रैक करा नहीं सकते, बट यह है कि उसमें हम लक्की ड्रॉ करेंगे। अगर एक ट्रैक का सीज़न 3 महीने का है तो आप 1-1 किलो कूड़ा हमें देते रहो, 1-1 वाउचर लेते रहो, तो आप सबके पास वाउचर आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द सीज़न हम उसमें से लक्की ड्रॉ निकालते हैं, तो जिसका फर्स्ट नंबर आया उसको ट्रैक गिफ्ट कर दिया, सेकंड वाले को ट्रैकिंग शूज कर दी, फिर जैकेट कर दी, वॉकिंग स्टिक कर दी। तो ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम अनाउंस करते हैं, ताकि जो कूड़ा हमारे कैंप साइट से दूर है वो भी हम कलेक्ट करके अपने साथ लेते आएँ। फिर उसके बाद फिर हम अपने ट्रैकरों में ये हील हिमालय को प्रमोट करने के लिए कि वो कचरा ऑनलाइन, हम स्पेशल ग्रुप्स निकालते हैं हील हिमालय बैचेस करके, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन ट्रेल बैचेस कहते हैं। तो आप उसको ग्रीन ट्रेल बैचेस के नाम से निकालो या हील हिमालय बैचेस के नाम से निकालो। उसमें जो हमारा ट्रैक की MRP है, हम उसमें से 15 to 20% लोअर कॉस्ट में उस पर्टिकुलर डेट को बेचते हैं। लेकिन जो भी उस डेट में रजिस्टर करता है उसका काम ये होता है कि वो अलग से उसको 1-1.5-2 घंटा डेली देना पड़ेगा अपने अगल बगल की पूरी कैंप साइट क्लीन करने के लिए। तो उसमें हम सिर्फ एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए नहीं जाते, उसमें उनको ग्लव्स देते हैं, थैले देते हैं, सब कुछ देते हैं, और आप उस 1 घंटे में पूरी की पूरी कैंप साइट क्लीन करके सारा कचरा हमको ला के दो। अभी लास्ट ईयर इसमें एक BLTM करके एक फंक्शन होता है जिसमें हमें सस्टेनेबल अवार्ड मिला था। तो क्लीन द ट्रेल्स हिमालयास करके हमने काफ़ी जगह किया, तो हमें लास्ट ईयर एज ए सस्टेनेबल टूरिज्म अवार्ड मिला इसके लिए। ओह, दिस इज़ अमेजिंग। इनफैक्ट आई एम श्योर इससे सोशल इम्पैक्ट भी हो रहा होगा, वो सारे जो विलेजेस में रहते हैं। नहीं, काफ़ी फ़ायदा मिलता है लोगों को। इवन हील हिमालय नहीं, इवन इससे क्या रिवर्स माइग्रेशन आने लगा। अब आपने सुना होगा उत्तराखंड में कई विलेजेस, या मतलब नॉट ओनली उत्तराखंड, हिमाचल या कई बॉर्डर एरियाज वाले तो बहुत सारे हैं जहाँ पे घोस्ट विलेजेस करके पॉपुलर हो गया था। अभी गवर्नमेंट काफ़ी चिंता में भी थी कि गांव जो बॉर्डर एरिया में थे वो बहुत खाली हो रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ पे नहीं टिक रहा है। तो हो ये रहा था कि जितने भी यंग थे, क्योंकि उनको काम नहीं मिलता था। मैं आपको इन्फेक्ट बताता हूँ, ये एग्जाम्पल 2010 से पहले का है, जब ट्रैकिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी। तो क्या होता था कि लोग काम करने के लिए केवल सीजन में अपने गाँव रहते थे, बाकी टाइम मुंबई दिल्ली में होटलों में बर्तन धो रहे हैं या फिर कहीं छोटा काम कर रहे हैं, कोई हेल्पर बना है। जब ये ट्रैकिंग पॉपुलर हुई और सडनली क्या हुआ कि गांव में रोज़गार आने लगा, क्योंकि लोग वापस अपने गांव में आने लगे। और संदीप को पता हुआ कि कई विलेज ऐसे हैं जहाँ पर को केवल एक गेस्ट हाउस होता था, या तो वहाँ पर केवल GMBN होता था, या फिर किसी कश्मीर में या कहीं पे केवल एक TRC रेस्ट हाउस हुआ करता था, जहाँ लोग ही नहीं होते थे। लेकिन जब ट्रैकिंग पॉपुलर हुई, आज उन गाँवों में 50-50 होम स्टेज हैं, और कई गाँव वालों के पास अपनी अपनी 40-40 गाड़ियाँ हैं। वो लोग ट्रैक गाइड बन गए हैं, कई लोग एंटरप्रेन्योर बन गया, अच्छा सा गाँव में वेल डेवलप्ड हो गया है। तो ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि उस गाँव में कितनी इकोनॉमी डेवलप हुई होगी। लोहारजंग जो था वहाँ से ना वान तक का एक डिस्टेंस हुआ करता था, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी चलती थी, और वो भी ग्रीन पर्दे वाली है, तेरे को याद होगा। तो उसी से हम ट्रैकरों को ले जाएंगे, उसी से वापस लाएंगे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैकिंग इंडस्ट्री बढ़ती गई है, अब क्या है, वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं ना कि टैक्सी यूनियन बन गई है। सोचो, एक गाड़ी से लेके टैक्सी यूनियन तक का सफ़र हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे ट्रैकिंग चलती है। और टूरिज्म ना डेफिनेटली रिवर्स माइग्रेशन करता है। जैसे उत्तराखंड में टूरिज्म है, अच्छा है, तो लेकिन अगर आप देखोगे वो नॉर्मल टूरिज्म ना आप वहीं तक ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा जहाँ तक रोड जाती है, जैसे मनाली को करेगा, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार। लेकिन जो एडवेंचर टूरिज्म है जिसमें आप ट्रैकिंग इंक्लूड करते हैं, वो अंदर करेगा, बिल्कुल इंटीरियर को जाके वहाँ पे अफेक्ट करता है और वहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। क्योंकि आप बिल्कुल अंदर गाँवों तक जाते हो, वहाँ के गाइड लेते हो, वहाँ के खच्चर,
वहाँ के होम स्टेज को यूज़ करते हो? नहीं, कश्मीर में भी हुआ है सर हमारे साथ। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर में बहुत अच्छा एग्जांपल है। कश्मीर ग्रेट लेक एक बहुत सुंदर ट्रैक है, 7 लेक्स ट्रैक भी बोलते हैं। 2013-14 से पहले वो ट्रैक नहीं था, 13-14 में वो पॉपुलर आने लगा। वहाँ के लोग बात नहीं करते थे पहले, कई बार वो लोग इतने फैमिलियर नहीं थे क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग नहीं थी। वो जनरली आपने सुना होगा सोनमर्ग में जनरली केवल लोग साइट सीइंग के लिए या घोड़े में बैठ के जाते थे बर्फ़ देखने के लिए, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा रोज़गार नहीं था। वहाँ के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ लोगों को पता भी नहीं था कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। लेकिन जब कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक स्टार्ट हुआ, हमने पहले साल बहुत चैलेंजेस आए हमें लोगों से बात करने में, लोगों को अपने साथ मिंगल करने, क्योंकि उन लोगों ने इतने टूरिस्ट देखे नहीं थे, मतलब इतने ट्रैकर्स नहीं देखे थे जो ट्रैक पे जाते थे, बात करते थे। हम लोगों को कोऑर्डिनेशन में, खाने पीने में दिक्कत आती थी। जब ट्रैकिंग स्टार्ट हुई पहले साल के बाद, और पिछले मतलब अभी तो 1 साल से बंद है आफ्टर पहलगाम, बट उससे पहले वहाँ इतना ज़्यादा लोग आए, लोग अपने घर में बैठाते थे लोगों को, फिर उसके बाद उनके साथ रहने लगे, उनके साथ बैठ के किचन में सेम टेंट में खाना खाने लगे, और बहुत पॉपुलर हो गया था। और गगनगीर एक जगह है छोटी सी जहाँ पे केवल एक ही गेस्ट हाउस था, मुझे याद है, और 2022 में वहाँ पे कम से कम 20 गेस्ट हाउस बन गए। हर घर को उन्होंने होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट कश्मीर कर में। लिया, एक दो तो डेवलपमेंट केवल एक जगह नहीं हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिमालयन स्टेट माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। माइंडसेट भी चेंज। इवन हम तो गवर्नमेंट से भी काफ़ी पुश कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह आर्मी वाले जहाँ बॉर्डर रीजन है वहाँ पे वो भी लोग हमें पुश करते हैं कि आप हमारे वहाँ पे लेके आओ। सही बोल रहे हैं आप। आर्मी का भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर सारे गांव सामने से वेकेट हो जाते हैं तो एक तरह से आर्मी वांट्स कि ऐसे विलेजेस वहाँ पे रहे, हमें हमारे ऑपरेशन में भी काफ़ी मदद इनफैक्ट फौज प्रॉपर एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, BADP प्रोजेक्ट्स बोलते हैं हम, जहाँ पे फौज हेल्प करती है लोकल्स की, जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं उनकी। और अभी रिसेंटली आपने भी शायद सुना होगा कि कारगिल में भी आर्मी ट्राई कर रही है कि कुछ ट्रैकिंग रूट्स खोले जाएं, जो पीक्स जहाँ पे, हाँ सियाचिन में शायद कुछ शुरू भी हुआ थे। यस, नहीं, हम गवर्नमेंट से हमेशा ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ट्रैक्स खोलो, क्योंकि परमिशन और इन चीज़ का थोड़ा इशू है इंडिया में। अदरवाइज जगह बहुत सुंदर है, बट आर्मी वाले भी हमसे कई बार आप लोगों को नहीं, आप लोगों को पता ही होगा, इनफैक्ट वो हमसे कहते हैं कि ये लेके मत आओ, मत लेके आओ, लेकिन जब वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हमसे कहते हैं कि लोगों को लेके आओ और हमारे वहाँ पे ट्रैक कराओ, और वो जितने विलेज हैं दोबारा फिर वहाँ पे लोग आने लगे हैं। थैंक यू सो मच, रियली एंजॉयड आप लोग से बात करके। इनफैक्ट एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगले ट्रैक में, अगले सीजन में अपने बच्चों को जरूर भेजूंगा, मैं खुद जा पाऊँ ना पाऊँ। नहीं, हमने 5 साल वाला प्रोग्राम तो ले ही लिया। बट येस, आई थिंक दिस इज़ वेयर एज ए कंट्री हमारी यूथ को हमने डायरेक्ट करना चाहिए। वी हैव टू चैनलाइज देयर एनर्जीज इनटू दिस इंडस्ट्री, और नॉट जस्ट इंडस्ट्री, इनटू दिस एडवेंचर, द सेंस ऑफ एडवेंचर जो है, एंड दे मस्ट एंजॉय, लर्न टू एंजॉय लाइफ पहाड़ों में एकांत में बैठ करके। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो इस स्क्रीन से बाहर निकल के जो असली स्क्रीन है ना, जो भगवान ने बनाई है ना, वहाँ आउटडोर में जाना चाहिए। यस, जब एक्सपीरियंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यू रिस्पेक्ट, लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर। थैंक यू सो मच, और काफ़ी अच्छा रहा हमारा डिस्कशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड जय हिंद। जय हिंद। जय